नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? नमस्कार नमस्कार। क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों को नजर आ रही हैं आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। आज है बेटा लेक्चर नंबर 18, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। आज हमारा जो टॉपिक होगा बेटा कॉकरोच का पार्ट 3 हम कर रहे हैं, और आज हम रेस्पिरेशन जो कल हमने बनाया था उसको फटाफट से एक्सप्लेन करेंगे। फिर बेटा सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी स्ट्रक्चर्स हमें कंप्लीट करने हैं। और नए टॉपिक को शुरू करने से पहले बेटा सबसे पहले चलाते हैं समाप्ति एक्सप्रेस। एक बारी बेटा करते हैं क्विक रिवीजन जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, और फिर बेटा फटाफट से गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत गुड आफ्टरनून, नमस्कार सभी को। एक बारी बेटा शुरू करते हैं समाप्ति एक्सप्रेस। अपनी किताबों को बंद कर लें, अपनी नोटबुक्स को बंद कर लें, और एक बारी देखिए आपको कल की क्लास का पढ़ाया हुआ कितना याद आ रहा है। जैसे जितना याद आ रहा होगा उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है? करें फिर शुरू बेटा। यस एवरीवन, करें शुरू। यस, चलिए। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बेटा थोरैक्स और एब्डोमेन, मॉर्फोलॉजी वाले पार्ट्स और डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। हमने थोरैक्स में पढ़े कि कॉकरोच के पास होते हैं बेटा 3 थोरैसिक सेगमेंट, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। और हमने कहा कि भैया ये जो 3 थोरैसिक सेगमेंट है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, इनसे अटैच्ड मैम कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि विंग्स और जैसे कि लेग्स। तो लेग्स के बारे में तो मैम बहुत आसान था कि एक लेग यहां से, एक लेग यहां से, एक लेग यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, यानी कि 3 पेयर ऑफ लेग्स, प्रोथोरैसिक लेग्स, मीजोथोरैसिक लेग्स एंड मेटाथोरैसिक लेग्स। याद आ रही है मेरे बच्चों बात? और मैम विंग्स की जब हमने बात की तो इनके पास थे 2 पेयर ऑफ विंग्स, ये नहीं 2 पेयर ऑफ विंग्स। मैम टांगों को तो याद रखने में कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि प्रोथोरैक्स से प्रोथोरैसिक लेग, मीजोथोरैक्स से मीजोथोरैसिक, मेटाथोरैक्स से मेटाथोरैसिक। लेकिन जो इनके विंग्स होते हैं ना मैम, वो प्रोथोरैक्स में नहीं होते। 1 पेयर ऑफ विंग्स मैम मीजोथोरैक्स में होंगे तो मीजोथोरैसिक विंग्स, और एक होते हैं मैम मेटाथोरैक्स में तो वो कहलाते हैं मेटाथोरैसिक विंग्स। जो मीजोथोरैसिक विंग्स होते हैं वो डार्क होते हैं, ओपेक होते हैं, लेदरी होते हैं और उड़ने में काम नहीं आते हैं। ये सिर्फ हाइंड विंग्स को प्रोटेक्ट करते होते हैं जब कॉकरोच रेस्ट कर रहा होता है। मैम उड़ने का काम जो विंग्स करती है वो होती है हाइंड विंग्स, जो पीछे छुपी हुई होती है, जो ट्रांसपेरेंट होती है, मेम्ब्रेनस होती है, कॉकरोच उसका इस्तेमाल करता है उड़ने के लिए। इसके अलावा बेटा मैंने आपसे ये कहा था 4 विंग्स, जिसको आपने बेटा मीजोथोरैसिक विंग्स बोला, उसी को टेगमिना, उसी को एलिट्रा बोला जाता है। जो हाइंड विंग्स होती है उसका केवल एक ही नाम है, वो है मेटाथोरैसिक विंग्स। फिर मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों, हमने एक चीज पढ़ी थी, दैट वाज प्रोनोटम। हमने कहा मैम कॉकरोच को जब ऊपर से देखते हैं ना तो इनके जो प्रोथोरैक्स वाला सेगमेंट है ना मैम, इसके ऊपर एक हार्ड काइटिन का प्लेट हमें दिख रहा होता है, जो बड़ा सा होता है स्ट्रक्चर, उसे प्रोनोटम कहते हैं। और वही प्रोनोटम जो होता है मैम हेड के भी कुछ पार्ट को कवर कर रहा होता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्रोनोटम। ठीक है भैया। फिर हमने एब्डोमेन की बात की। एब्डोमेन में टोटल 10 सेगमेंट होते हैं, मेल हो या फीमेल। हम जब एब्डोमेन को देखते हैं तो हमें उसी से पता चल सकता है कि एक फीमेल कॉकरोच है या मेल कॉकरोच है। बोलो कैसे? दोनों के 10th एब्डोमिनल सेगमेंट पर स्पेसिफिकली अगर देखोगे तो 10th टर्गम पर बेटा सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। साउंड वाइब्रेशंस को बेटा वो डिटेक्ट करते हैं, साउंड और वो रिसेप्टर्स होते हैं। एंड एनल सर्काई, साउंड रिसेप्टर्स वाली बात आज हम लिखेंगे सेंसरी स्ट्रक्चर्स में। एनल सर्काई 10th सेगमेंट में स्पेसिफिकली 10th टर्गम में होता है, मेल में भी फीमेल में भी। इसे देख के नहीं पता लगाते हो, किससे देख के पता लगाते हो? एनल स्टाइल्स। कॉकरोच में स्टाइल मेल्स के पास है, कॉर्डल स्टाइल्स भी बोलते हैं, एनल स्टाइल्स भी बोलते हैं। ये 9th सेगमेंट में होता है और स्पेसिफिकली 9th स्टर्नम से निकलता है। सो एनल स्टाइल सिर्फ और सिर्फ मेल में है। और इसके अलावा मेल जब आप उसकी विंग्स को देखोगे पेरीप्लैनेट अमेरिकाना में, तो उनकी जो विंग्स होती है बेटा वो उसके एब्डोमेन से लंबी होती है अगर वो मेल कॉकरोच है। इसके अलावा बेटा हमने कुछ जेनाइटल पाउच, ब्रूड पाउच करके स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। मेल में भी जेनाइटल पाउच है, फीमेल में भी जेनाइटल पाउच है। ये कुछ ऐसे बेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें आप
किसी ना किसी बेटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स की ओपनिंग्स को आप देखते हो। जैसे अलग अलग चीज, मेल्स में अलग चीजों की ओपनिंग होती है, फीमेल में अलग स्ट्रक्चर्स की ओपनिंग होती है इन जेनाइटल पाउच में, और इनको बनाने वाले सेगमेंट्स भी अलग होते हैं। फीमेल में बेटा 7th 8th 9th स्टर्नम मिलके बनाती है, 7th स्टर्नम बोट शेप होती है। मेल के केस में बेटा 9th and 10th टर्गम along with 9th स्टर्नम, ठीक है। और बेटा मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स की ओपनिंग आपको दिखाई थी, अभी मैं उसे नहीं बता रही हूं, जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उस सारे स्ट्रक्चर्स को मैं दिखाऊंगी जो जो स्ट्रक्चर्स इसमें ओपन हो रहे होते हैं। फिर बेटा हमने बात की डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि ऑफ कोर्स एलिमेंट्री कैनाल प्लस ग्लैंड से बना होगा। और बेटा इसको हमने गट को, एलिमेंट्री कैनाल को या डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने 3 हिस्सों में कॉकरोच के डिवाइड किया, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। फटाफट से बेटा क्विकली रिवाइज करो क्या क्या पार्ट्स थे मैम। Foregut started with the mouth. Mouth leads to beta pharynx. Pharynx leads to beta esophagus. Esophagus leads to crop. Crop leads to gizzard. ये इनके फोरगट के पार्ट थे। और बेटा माउथ के आसपास आपने क्या बनाए हुए थे, 1 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, 1 पेयर ऑफ सलाइवरी रिजर्वॉयर। आपको सीक्वेंस में याद रखना है, माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ड। मैम अगर मैं पूरे फोरगट को देखूं तो पूरे फोरगट में होती है क्यूटिकल की लाइनिंग, क्यूटिकल की लाइनिंग। और ये गिजर्ड जो होता है ना मैम, ये क्यूटिकल बनाता है हार्ड काइटिनस टीथ। और कितने काइटिनस टीथ होते हैं, 6 होते हैं मैम गिजर्ड के अंदर। गिजर्ड को प्रोवेंट्रिकुलस भी बोला जाता है। और मैम गिजर्ड के अंदर फूड की हो रही होती है ग्राइंडिंग और क्रशिंग। क्रॉप लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये फूड को स्टोर कर सकता है मैम। यहां से लेके यहां तक हो गया इनका फोरगट। गिजर्ड के बाहर की तरफ बेटा सर्कुलर मसल्स है और अंदर की तरफ क्यूटिकुलर या काइटिनस टीथ होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आता है इनका मिडगट। मिडगट एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। मिडगट का दूसरा नाम होता है बेटा मीजेंटेरॉन। फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे बेटा 6 से 8, 6 to 8 क्या होते हैं, ब्लाइंड टिब्यूल्स कॉल्ड एज हेपेटिक सीके। हेपेटिक सीके का क्या काम होता है, डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन करना। कहां डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करता है बेटा, आपके मिडगट के अंदर, मतलब कॉकरोच के मिडगट के अंदर, मीजेंटेरॉन के अंदर। मिडगट में मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो जाता है मैम। फिर मिडगट के बाद आती है इनकी एक ट्यूब जो ज्यादा चौड़ी होती है, ज्यादा ब्रॉड होती है एज कंपेयर टू मिडगट, वो होती है हाइंडगट, जिसके अंदर भी क्यूटिकल की लाइनिंग है। हाइंडगट को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इलियम, कोलॉन एंड रेक्टम। रेक्टम बॉडी के बाहर ओपन हो रहा होता है एनस के थ्रू। मैम मिडगट और हाइंडगट के बीच में भी तो आपने कुछ बनाया था, बिल्कुल बनाया था बेटा। जैसे ये हो गया इनका हाइंडगट, समझो ये हो गया इनका हाइंडगट। तो मैम इनके भी जंक्शन में कुछ 100 से 150 पीले रंग के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें बोला जाता है मैल्फिगियन टिब्यूल, जिनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। सो फोरगट मिडगट के बीच में हेपेटिक सीके 6 से 8 और मिडगट हाइंडगट के बीच में मैल्फिगियन टिब्यूल 100 से 150। बोलो कोई दुख दर्द समस्या, बोलो कोई दुख दर्द समस्या। यहां तक बेटा हम लोगों ने क्विकली रिवाइज किया है पिछले क्लास को। समाप्ति एक्सप्रेस की होती है समाप्ति, जल्दी से बताएंगे आप लोगों को कितना याद आया। हाउ इज दी जोश एवरीबॉडी। शुरू करने जा रहे हैं नया टॉपिक, रेस्पिरेटरी सिस्टम। बहुत ही छोटू सा प्यारा सा क्यूट सा बेटा टॉपिक दिया हुआ एनसीईआरटी में, और एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछा जाएगा। बहुत ज्यादा कहानी इसमें लिखने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। याद आ रहा है कि नहीं बेटा, जितना पढ़ा था वो याद यहाँ पे सेट हो गया ना। आप यहाँ पे सेट करते जाओ बेटा, दिमाग में एकदम फिट करते जाओ टॉपिक्स को, ताकि बाद में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। यहीं पे इतना रगड़ लो, यहीं पे इतनी मेहनत कर लो बेटा कि बाद में ना ये वाली मेहनत तुम्हें ना रियलाइज होगी कि रिवीजन करने में ज्यादा टाइम नहीं लग रहा। ऐसा टॉपिक पढ़ा करो, ऐसे सब्जेक्ट पढ़ा करो। चलिए जी बेटा, अगर मैं इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूं तो कल हमने एक बात कही थी इसके बारे में कि यार इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ट्रेकियल सिस्टम बोला जाता है। बेटा तुम इंसेक्ट्स में यूजुअली देखोगे ना, जैसे आर्थ्रोपोड्स तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, सारे आर्थ्रोपोड इंसेक्टा थोड़ी होते हैं। तुमने कॉकरोच को बोला था कि कॉकरोच क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करता है, पर हर आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट नहीं होगा भैया। आर्थ्रोपोड में भी अलग अलग वेराइटी है, पर इंसेक्टा उसकी एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, क्योंकि आपके पूरे धरती पे इतने इंसेक्ट्स भरे पड़े हैं बेटा, जिनको तो आज तक नामकरण भी नहीं हुआ है। इसी कारण से तो आर्थ्रोपोडा इतना बड़ा फाइलम है, क्योंकि इतने इंसेक्ट्स हैं। इंसेक्ट ही सबसे बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर सबसे बड़ी क्लास है। और इसीलिए हम जनरली जब बोलते हैं आर्थ्रोपोड्स का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, तो इन जनरल हम बोल देते हैं ट्रेकियल सिस्टम। मैम ट्रेकियल सिस्टम नाम कैसे आया? ट्रेकियल सिस्टम नाम ऐसे आया, आप बेटा इनकी बॉडी में देखोगे ना, तो इनकी बॉडी के साइड में, अब मुझे इमेजिन करना जैसे मैं कॉकरोच हूं।
अब कॉकरोच ऐसे सीधा तो खड़ा नहीं होता बेटा, कॉकरोच तो ऐसे लेटा होता है, पर मैं लेट जाऊंगी तो तुम समझ नहीं पाओगे। तो तुम ऐसे इमेजिन करना कि कॉकरोच खड़ा हो गया है। अभी कॉकरोच ऐसे खड़ा हो गया तो ये कॉकरोच की वेंट्रल साइड है और ये कॉकरोच का डॉर्सल साइड है, अदरवाइज लेटा होता तो ऐसे लेटा होता। अब इमेजिन करना कॉकरोच की साइड्स में ना बेटा ओपनिंग्स होती हैं, साइड में बॉडी में छेद होते हैं दोनों साइड पे। अगर मैं बेटा अगर एक छोटा सा डायग्राम मैं रेफरेंस के लिए साइड में बनाना चाहूं, तुम भी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि तुम्हें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रहे, तो तुम छोटा सा ऐसे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना सकते हो कि मैम कॉकरोच की ना अगर मैं बॉडी को देखूं तो इसके बॉडी में ना साइड में छेद होते हैं, इसकी बॉडी में छेद होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे होल्स होते हैं, होल्स होते हैं बेटा। इन होल्स को ही बोला जाता है स्पाइरिकल्स। लेटरल साइड पे ये स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा बेटा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने पेयर होते हैं और क्या नाम होता है। तो ऐसे साइड में छेद है मेरे मतलब कॉकरोच के बेटा, ये क्या कहलाते हैं, स्पाइरिकल्स। कितने होते हैं बेटा, 10 पेयर। तो पहला क्वेश्चन इसके बारे में तो यही पूछ लिया जाएगा, यहीं पे लिखो बेटा, यहीं पे इसके बारे में लिख डालो कि ये 10 पेयर होती हैं, ओपनिंग्स होती हैं प्रेजेंट लेटरली, ओपनिंग्स होती हैं प्रेजेंट लेटरली। लेटरल का मतलब क्या है, साइड्स में होती है, प्रेजेंट लेटरली। यार देखो हमारे जैसा तो सिस्टम नहीं है बेटा, आगे आप इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ोगे भैया। हम अपना सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन हो या CO2 वो बेटा ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। हमारा ब्लड तो भैया सुपर मीडियम है, क्योंकि हम भैया बॉडी फ्लूइड्स रखते हैं जो कि ऐसे बॉडी फ्लूइड्स होते हैं जिनके माध्यम से आप बेटा ऑक्सीजन CO2 को ट्रांसपोर्ट करा सकते हो। पर भाई ये तो कॉकरोच है, इनके बॉडी फ्लूइड का ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में कोई लेना देना नहीं है। आप आगे पढ़ोगे इनके पास कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होती। क्या मतलब है रेस्पिरेटरी पिगमेंट का, ऐसा पिगमेंट जो कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। हमारे पास होता है ना रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हीमोग्लोबिन। कभी कॉकरोच को पिचकाया हो गलती से तो उसका एक बेटा फ्लूइड निकलता है, कलरलेस फ्लूइड होता है, वो हीमोलिम्फ कहलाता है। उनके पास आरबीसी वारबीसी बेटा अलग से आरबीसी नहीं बोलते हो, उनके में ना ओवरऑल ब्लड सेल्स का नाम हीमोसाइट्स बोल देते हो। अभी पढ़ाऊंगी मैं। बेसिकली कहने का मतलब है हीमोग्लोबिन नाम की उनके पास कोई वस्तु नहीं है, हीमोग्लोबिन नहीं है, तो भाई ब्लड का उनके कोई रोल नहीं होता ट्रांसपोर्ट करने में। इनकी बॉडी में तो हवा अंदर आती है इन्हीं होल्स के थ्रू, जिन होल्स को क्या बोलते हैं बेटा, इन होल्स को बोलते हैं स्पाइरिकल्स। बट ऐसा नहीं मैम ये स्पाइरिकल्स ऑल द टाइम खुली रहेंगी मैम, ऑल द टाइम। जैसे दरवाजा है तुम्हारे घर में बेटा, अगर तुम इमेजिन करो तुम्हारे घर के बाहर एक ऐसा बेटा दरवाजे वाला स्पेस बना हुआ है, छेद है, बट अगर तुमने उसमें दरवाजा नहीं लगाया तो जिसका जब मन किया अंदर आ गया, जिसका जब मन किया बाहर चला गया। तुम्हें रेगुलेट करना है कि कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर जा रहा है, इसीलिए तुमने उसके ऊपर उस घर के बाहर जो ये बेटा चौखट बनाई है उसमें तुमने दरवाजा लगा दिया। दरवाजे को खोलोगे तो अंदर आ सकते हैं, दरवाजा बंद कर दोगे तो कोई अंदर नहीं आ सकता। उसी प्रकार से ये जो स्पाइरिकल्स हैं बेटा जो लेटरल साइड पे प्रेजेंट होते हैं, 10 पेयर होते हैं, इनके अंदर से जो हवा आती है, इस हवा को रेगुलेट करने के लिए, इसकी ओपनिंग को रेगुलेट करने के लिए आपके पास होते हैं बेटा कुछ स्फिंक्टर्स। क्या होते हैं बेटा, स्फिंक्टर्स। तो मैं स्फिंक्टर्स को ना दरवाजों से कंपेयर कर सकती हूं और मैं यहां पे लिख सकती हूं इट रेगुलेट्स मूवमेंट ऑफ एयर थ्रू स्पाइरिकल। समझ में बेटा आ रही है बात। स्पाइरिकल के थ्रू जो एयर की एंट्री होगी ना बेटा, उसको रेगुलेट करने के लिए आपके पास यहां पे होते हैं स्फिंक्टर्स। ठीक है भैया, मैम आपने बोला एयर की एंट्री हो जाएगी, ठीक है भैया, हम यहां पे बना देते हैं एयर मूव कर रहा है। अब एयर की डायरेक्शन देख लो, एयर मूव कर रहा है मैम इसके थ्रू, स्पाइरिकल्स के थ्रू एंटर कर रहा है। स्पाइरिकल्स के थ्रू जो एंटर करके जा रहा है तो कहां एंटर कर रहा है मैम, इस वाले स्ट्रक्चर में जिसे बोलते हैं ट्रेकिया। यार ऐसा लगता है कि ये ट्रेकिया अपने जैसी है क्योंकि इसके ऊपर भी रिंग्स दिखती हैं। हमारी भी ट्रेकिया में रिंग्स होती है ना, ये अतिरिक्त बेटा ज्ञान है, इसको कृपया करके ना लिखें, मैं लिखवाऊंगी भी नहीं, ठीक है। ऐसी रिंग्स दिखती हैं, ये क्यूटिक्यूलर रिंग्स होती है बेटा, कार्टिलेजिनस रिंग्स। अब बोल दिया है तो बेटा लिख देते हैं, कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा अतिरिक्त मैं बताती भी नहीं हूं, बोल दिया तो लिख लो, नहीं तो तुम परेशान होगे। हमारी भी तो बेटा ट्रेकिया में रिंग्स होती है ना, बट हमारी रिंग कार्टिलेज की होती है, हमारी रिंग कार्टिलेज की होती है, इनकम्प्लीट होती है, जो हम ब्रीदिंग वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं।
इनकी भी बेटा ट्रेकिया के ऊपर रिंग्स होती हैं, बट वो कार्टिलेज की रिंग्स नहीं होती हैं बेटा। ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ना, ये क्यूटिक्यूलर रिंग्स होती हैं, क्योंकि भैया इनकी बॉडी में हर चीज क्यूटिकल क्यूटिकल क्यूटिकल, तो क्यूटिक्यूलर रिंग्स होती हैं, क्यूटिक्यूलर रिंग्स होती हैं। समझ में आ रही है बात? कहने का तात्पर्य ये है, और ये कंप्लीट होती है बेटा, इनकम्प्लीट नहीं होती है। और ये लिख क्यों रही हूं? क्योंकि हमसे कंपेयर किया मैंने, हमसे कंपेयर किया बेटा मैंने। हमारे में जैसे इनकम्प्लीट होती है, इनके में कंप्लीट ऐसे रिंग्स होती हैं, इसके ऊपर क्यूटिकल की बनी होती है। अब एयर अंदर आएगी मैम, ट्रेकिया के बारे में हमें बहुत ज्यादा कुछ लिखना ही नहीं है, हमें सिंपली मूवमेंट ऑफ एयर देखनी है कि एयर कहां से कहां जा रही है, एयर का बहाव कैसे कैसे। एयर बेटा अंदर आ गई, अब एयर बेटा यहां से मूव करके कहां जाएगी भाई? ट्रेकिया आगे जाके फाइन और भी ज्यादा ब्रांचिंग हो जाती है बेटा, और भी ज्यादा ब्रांचिंग हो जाती है ये ट्रेकिया। और ये ट्रेकिया की और पतली पतली ब्रांच, एक्चुअल में जो टिश्यू के पास ट्रेकियल सिस्टम का वो हिस्सा जो टिश्यूज के पास होता है, वो होता है ये ट्रेकियोल। आप देखो ना, एयर पहले स्पाइरिकल से गई, ट्रेकिया में गई, फिर ट्रेकियोल्स में आ गई। ये ट्रेकियोल्स बेटा वही पतली पतली ब्रांचेस हैं जो आपके ट्रेकिया की ही ब्रांचेस हैं, ये पतली पतली ब्रांचेस है अल्टीमेटली मैम, क्योंकि ये ट्रेकियोल्स ही किसके कनेक्शन में है? इस साइड में क्या है बेटा? टिश्यूज। इस साइड में क्या है बेटा? टिश्यूज। तो अल्टीमेटली जो भी डिफ्यूजन होगा बेटा गैसेस का या ऑक्सीजन, जो भी बेटा आपके टिश्यूज को मिलना होगा, वो सिंपल डिफ्यूजन से मिलता है, वो सिंपल डिफ्यूजन से मिलता है बेटा। और वो डिफ्यूजन कहां होती है? ट्रेकियोल्स पे होती है। जैसे आप अपने बॉडी में पढ़ते हो या आप आगे पढ़ोगे कि हमारी ब्लड कैपिलरी के थ्रू बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, डिफ्यूजन होता है। अब यहाँ पे वो चीज तो है नहीं, ब्लड का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बता रहे हम कह रहे हैं कि एयर सिंपली बेटा इसी ट्रेकियोल्स के माध्यम से डिफ्यूज हो जाएगी, सिंपल डिफ्यूजन होगा और टिश्यूज को मिल जाएगा। जो भी चीज बेटा एलिमिनेट होनी होगी वो इसी रास्ते से वापस जा सकती है। मेरी बात समझ गई? यस एवरीवन? देवेश बेटा यस, बट वो एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, ठीक है? क्या आपको मेरी बात समझ गई? तो मैं यहां पे लिख सकती हूं दैट एयर कैसे कैसे मूव किया बेटा? स्पाइरिकल से एयर कैसे कैसे मूव किया? एयर मूव किया स्पाइरिकल से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ट्रेकियोल्स, और ट्रेकियोल से मिल गया बेटा टिश्यू को। तो यहां पे लिखेंगे ट्रेकियोल से सिंपल डिफ्यूजन अकर्स, सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अकर्स, सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अकर्स अक्रॉस ट्रेकियोल। अब एक बार एनसीईआरटी पढ़ के देखो, इसके बाहर का कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इतनी ही बात दी हुई है और इतनी ही बात आपको याद रखनी है, ठीक है बेटा? जैसे ये बनाए हुए हैं ना, आप इसको भी बना के थोड़ा इमेजिन कर सकते हो। जैसे ये आपने स्पाइरिकल्स बनाए हुए हैं ना, तो यहां से ऐसे ऐसे ट्रेकिया निकलता है, ऐसे ट्रेकिया। हमने एक पर्टिकुलर स्पाइरिकल और एक पर्टिकुलर ट्रेकिया को बना के आपको समझाया है। जैसे ये डायग्राम देख रहे हो ना, इनके साइड में ये जो छेद है, जिससे मैंने क्या बोला था, जिससे मैंने बोला था स्पाइरिकल, मैंने एक स्पाइरिकल के साथ एक ट्रेकिया बना के आपको समझाया है। ऐसे इनके पास 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स होती हैं। वो डायग्राम सिर्फ इसलिए बताया ताकि तुम ये इमेजिन कर पाओ बॉडी में ये ट्रेकियल सिस्टम इनके फैला हुआ है, पूरा किस तरीके से फैला हुआ है, वैसे फैला हुआ है। पर हम एक पर्टिकुलर स्पाइरिकल और ट्रेकिया और ट्रेकियोल बना के आपको समझाते हैं, ठीक है? डन डनाडन डन, डन डनाडन डन एवरीबॉडी। बेटा अगर हो गया है तो एनसीईआरटी की रेस्पिरेटरी सिस्टम की रीडिंग करा दूं? यस एवरीवन? एनसीईआरटी से ट्रेकियल सिस्टम यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की रीडिंग करा दूं बेटा? यस? पक्की बात? स्पाइरिकल्स का नंबर एक बच्चा पूछ रहा है, लिखा तो हुआ है बेटा कितने नंबर होते हैं? बेटा लिखवाने का तो मैं लिखवा दूं, 2 पेयर आपके इसमें, 8 पेयर आपके एब्डोमेन में, बट आपको लिखना नहीं है वो, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं। ऑलरेडी एक बात मैं रिंग्स वाली बता चुकी हूं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखना है ना? देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ, अच्छा लाइट एक बारी कम करती हूं। Respiratory system of cockroach beta consists of network of trachea that open through 10 pair of small holes called as spiracles present on the lateral side of the body. Respiratory system में क्या होता है? 10 pair of
स्पाइरिकल्स जो मैम कनेक्टेड होते हैं ट्रेकिया से। थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स जिसे ट्रेकियल ट्यूब्स आर सब डिवाइडेड इनटू ट्रेकियोल्स। आप देखोगे बेटा, जैसे ये आपने एनसीईआरटी में ही बता रही हूं, जैसे ये है ट्रेकिया, ट्रेकिया ब्रांच करके इवेंचुअली अल्टीमेटली ब्रांच करके बेटा जो बनाती है वो ट्यूब्स जो कि आपके टिश्यू के कांटेक्ट में होती है, वो ट्यूब्स होती हैं बेटा आपकी ट्रेकियोल्स। थिन ब्रांचिंग ट्यूब ट्रेकियल ट्यूब्स सब डिवाइडेड इनटू ट्रेकियोल्स, ट्रेकियोल्स में वो सब डिवाइडेड होती हैं, फर्दर डिवाइडेड होती हैं इनटू ट्रेकियोल्स दैट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू ऑल बॉडी पार्ट्स। ट्रेकियोल जो होता है वो स्पेसिफिकली क्योंकि टिश्यू के कनेक्शन में होता है, तो आपके जो टिश्यूज होती है उनको जो आपका ऑक्सीजन मिलेगा वो ट्रेकियोल से डिफ्यूज होके मिलेगा। बट एयर का मूवमेंट कैसे कैसे हुआ, स्पाइरिकल से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ट्रेकियोल्स। ठीक है, द ओपनिंग ऑफ द स्पाइरिकल इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बात मैंने आपसे कही कि स्पाइरिकल हमेशा खुला नहीं रहेगा। हाँ, आपके घर में किसी चीज की एंट्री या एग्जिट होती है, उसको रेगुलेट करने के लिए आपके घर में दरवाजे हैं, तो भाई स्फिंक्टर्स को भी रेगुलेट करने के लिए उसके पास भी दरवाजे होते हैं, और वो दरवाजे होते हैं बेटा स्फिंक्टर्स, वो दरवाजे होते हैं बेटा स्फिंक्टर्स। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एट ट्रेकियोल बाय डिफ्यूजन। देखो सवाल यहीं से आता है, यहीं से सवाल आता है कि एक्सचेंज किस प्रोसेस से होता है, कहां से होता है, पाथवे बता दो एयर के मूवमेंट का, कितने स्पाइरिकल्स है ये बता दो, स्पाइरिकल्स में क्या स्फिंक्टर्स है ये बता दो, दैट्स ऑल, दिस इज ऑल एनसीईआरटी। आगे बढ़े बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। हाँ जी, यस एवरीवन। ठीक है मैम, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो यहां इनके बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स कहे हुए हैं और कुछ कुछ डायग्राम्स बनाए हुए हैं। और मैम सर्कुलेटरी सिस्टम समझने से पहले हमें यह बता दो आप लोग कि इनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज सिस्टम होता है या ओपन सिस्टम होता है, जल्दी बताओ। अपना क्लोज्ड था, फ्रॉग का तुमने पढ़ा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था, मैंने वहां पे डेफिनेशन भी बताई थी कि व्हाट इज द डिफरेंस क्लोज्ड होने में और ओपन होने में। तो अगर बेटा जी मैं इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं, अगर मैं इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं तो कैसा होगा इनका सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन या क्लोज? बेटा ये तो आर्थ्रोपोडा की बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जो मैं इनके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आपको बता रही हूं। इनके पास होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या इनके पास ब्लड वेजल्स नहीं होती? मैंने पिछली क्लास में भी आपको ये चीज समझाई थी, पिछले से पिछले जब भी पढ़ा था कि ऐसा कभी भी ब्लंडर मत बोलना कि सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है मतलब ब्लड वेजल नहीं है। इनके पास भी होती है, एंटीरियर अयोर्टा दिखाऊंगी, कभी भी ये गलती से मत बोलना ओपन है मतलब ब्लड वेजल्स नहीं है। मैम ओपन या क्लोज का मतलब मैम ने क्या समझाया था, जैसे अपने से कंपेयर करो, हमारी ब्लड वेजल्स ना मैम जैसे हमारे घर में पाइपलाइंस होती है ना, पानी की पाइपलाइंस होती हैं, कहीं से लीक नहीं हो रही है, पाइपलाइंस के थ्रू आपका प्रॉपर बेटा जो है पानी फ्लो कर रहा है ना, ऐसे ही तुम्हारी बॉडी में ब्लड वेजल्स की पाइपलाइंस होती हैं। और वो ब्लड वेजल्स जो तुम्हारी होती है ना बेटा, वो जैसे आर्टरी है, आर्टरी अवे फ्रॉम हार्ट ब्लड लेके जाती है, टिश्यू के पास जाती है, वहां जाके कैपिलरीज में टूट जाती थी, फिर कैपिलरीज से वेन्स बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आर्टरी हार्ट से ब्लड लेके गई और फिर बेटा वो ब्लड एकदम से धपाक करके टिश्यूज में वो ब्लड बेटा डंप कर दिया, टिश्यूज उस ब्लड में नहा रही हैं, ऐसा थोड़ी होता है। आपकी आर्टरीज टिश्यू के पास ब्लड लेके जाती है, फिर कैपिलरी में टूट जाती है, जितना भी कार्यक्रम होना है वो कैपिलरीज से डिफ्यूज होगा। ये बात मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाते वक्त में समझाया था जब मैं आपको फ्रॉग पढ़ा रही थी। लेकिन कॉकरोच के केस में ऐसा नहीं है। कॉकरोच के केस में कैपिलरी नेटवर्क नहीं होता, ब्लड वेजल हो सकता है मैम, बट मैम इनके पास ना कोई कैपिलरी नेटवर्क नहीं होता। और इनका जो ब्लड होता है ना मैम, जिसे हीमोलिम्फ बोलेंगे, अभी क्यों बोलेंगे अभी समझाएंगे। इनका जो ब्लड होता है ये खुले स्पेस में मैम फ्लो कर रहा होता है, हमारे में खुले में नहीं है, हमारे में पाइप से प्रॉपर जो हमारी आर्टरियल सिस्टम है, हमारी वीनस सिस्टम है। लेकिन इनका जो ब्लड होता है इनके खुले खुले बॉडी स्पेसेस में प्रेजेंट होता है और इनकी ऑर्गन्स उसमें नहा रही होती हैं, समझ रहे हो, ऑर्गन्स के चारों ओर बेटा आपको ये ब्लड इनका दिख रहा होता है। अपने केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। यस तो मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करूं तो एक बेसिक बात जो हम सबको पता चल गई है मैम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। और जब आप ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोल रहे हैं तो ब्लड वेजल्स नॉट बाउंडेड बाय कैपिलरी, ब्लड वेजल नॉट बाउंडेड बाय कैपिलरी, नॉट बाउंडेड बाय कैपिलरी, कैपिलरी नहीं है मैम,
ब्लड वेजल नहीं है ये बोलना मैम गलत हो जाएगा, कैपिलरी नहीं है ये बोलना सही है, ये बोलना सही है, ठीक है। फिर बेटा जब हम इनके सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ते हैं ना तो हम इसको 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं तुम्हें इनके दिल के बारे में बताऊंगी, यानी कि इनका हार्ट कैसा होता है। फिर मैं तुम्हें बेटा इनके ब्लड के बारे में बताऊंगी, यानी हीमोलिम्फ कैसा होता है। और एक ब्लड वेजल इनकी दी हुई है बेटा, दैट इज द एंटीरियर एओर्टा, उसके बारे में पॉइंट लिखवाऊंगी। तो इन 3 पार्ट्स में हमें पढ़ना है और साथ में एक डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूं, साइड में ऐसे कॉपी को डिवाइड कर ले रही हूं और मैं कॉपी को क्या, बोर्ड को डिवाइड कर ले रही हूं। मैं राइट साइड में डायग्राम बनाऊंगी और लेफ्ट साइड में उसके बारे में लिखूंगी। तुम चाहो तो क्या करोगे बेटा, तुम भी ऐसे ही करके ही करो कि एक साइड में डायग्राम बनाओ और एक साइड में उसके बारे में लिखो। मैं सबसे पहले बेटा किसके बारे में इसके बताने जा रही हूं, इनके हार्ट के बारे में। सबसे पहले मैं बताने जा रही हूं इनके हार्ट के बारे में। और बिल्कुल बेटा एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चलो, क्या क्या कहती है एनसीईआरटी इसके हार्ट के बारे में। पहले तो एनसीईआरटी कहती है इनका जो हार्ट होता है वो कौन से तरफ प्रेजेंट होता है, क्योंकि आप एनिमल किंगडम में भी पढ़ोगे कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा एक मेजर डिफरेंस होता है पोजीशन ऑफ हार्ट। अभी तुमने फ्रॉग्स पढ़ा, फ्रॉग एक कॉर्डेट है, तुम भी एक कॉर्डेट हो ना। तुम्हारा हार्ट किधर को है बेटा, तुम्हारा हाथ इधर को है, यानी कि वेंट्रल साइड पे है। ये क्या है, ये है कॉकरोच। कॉकरोच क्या होता है, नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। एनिमल किंगडम में डिटेल में पढ़ेंगे, इन केस किसी ने एनिमल किंगडम बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो। नॉन कॉर्डेट्स में अगर दिल है बाय चांस तो उनका हार्ट कभी भी वेंट्रल नहीं होता अपने जैसा, उनका हार्ट होता है डॉर्सल। अभी मैं डायग्राम से भी आपको समझाऊंगी। इनका डॉर्सल हार्ट होता है प्लस 13 चेंबर। अपने 4 ही नहीं झेले जा रहे, उनके पास कितने हैं बेटा, 13 चेंबर हार्ट। तो हम कह रहे हैं हार्ट इज प्रेजेंट मिड डॉर्सली। मिड का क्या मतलब है अभी समझा रही हूं, प्रेजेंट मिड डॉर्सली। मिड डॉर्सली कितने चेंबर हार्ट है मैम, 13 चेंबर्ड हार्ट, 13 चेंबर्ड हार्ट। और क्या बोल सकते हैं मैम इसके बारे में, एक चीज और बोल सकते हैं, इन ईच चेंबर वन पेयर ऑस्टिया। लिखो पहले फिर अभी समझाऊंगी। ऑस्टिया विच इज द ओपनिंग प्रेजेंट, विच इज एन ओपनिंग, which is an opening present for entry of hemolymph, for entry of hemolymph, ठीक है जी। ये वाली बात हो गई। पहले इतने पॉइंट्स को बना के समझते हैं। अगर आप कॉकरोच को देखो तो कॉकरोच का एक छोटा सा डायग्राम बना रही हूं बेटा। ये कॉकरोच का सर, ये डॉर्सल साइड, थोड़ा मोटा कॉकरोच बन गया है बट कोई बात नहीं। ये कॉकरोच का कुछ ज्यादा ही मोटा पेट बन गया है बट कोई बात नहीं बेटा। ये कॉकरोच का पेट वाला साइड है बेटा। अब मैं ऐसे ही दिखा सकती हूँ, इमेजिन करो कॉकरोच ऐसे है, कॉकरोच ऐसे है, ये कॉकरोच की डॉर्सल साइड है, ये ऐसे है, ये उसका सर है ना नीचे की तरफ, ये उसका डॉर्सल साइड है, ये इसका वेंट्रल साइड है। अब मैं कॉकरोच को इस डायग्राम में कैसे ऑब्जर्व कर रही हूँ बेटा, तुम बना तो लेते हो पर तुम्हें ये समझ नहीं आता है कि तुम इसे देख कैसे रहे हो, इसे ऑब्जर्व कैसे कर रहे हो। क्या तुम कॉकरोच को ऊपर से देख रहे हो, अभी नहीं। क्या तुम कॉकरोच को नीचे से देख रहे हो, अभी नहीं। तुम कॉकरोच को साइड से देख रहे हो। जब तुम उसको साइड से देखोगे और कॉकरोच ऐसे खड़ा है, ऐसे खड़ा है बेटा धरती पे, तो तुम्हें क्या क्या ऑब्जर्व कर पाओगे, वो चीज आपको अभी देखनी है। तो मैं साइड से कॉकरोच को ऑब्जर्व कर रही हूं मैम, और मैं कह रही हूं ये इसका डॉर्सल साइड है मैम, ये इसका वेंट्रल साइड है मैम। अब मैं साइड से कॉकरोच को देख रही हूं तो बेटा तुम बहुत क्लियरली देख पाओगे। मैं ऐसा एक लाइन बना देती हूँ। पहले ना बेटा इसे काफी डिटेल में पढ़ाया जाता था, अभी जरूरत ही नहीं है, बहुत पहले की बात बता रही हूँ। अब बेटा तुम ना यहां पे देखते हो इनका हार्ट, इस साइड में तुम्हें इनका हार्ट ऐसे नजर आता है, ऐसे ऐसे, क्योंकि अब इससे तुम्हें ये समझ में आएगा कि हार्ट की पोजीशन क्या है, डॉर्सल। इससे तुम्हें क्या समझ में आएगा बेटा, काउंट मत करना चेंबर्स, हो सकता है चेंबर 13 ना बन पाए हो बट कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बेटा पोजीशन है ये इसकी डॉर्सल साइड है, तो ये डॉर्सल साइड पे इसका हार्ट होता है, ये बात तुम्हें इससे समझ में आती है। ये वाला जो बेटा हार्ट का चेंबर है ये फर्स्ट चेंबर है हार्ट का,
और इस साइड में बेटा लास्ट चेंबर होगा। फर्स्ट चेंबर से एक ब्लड वेजल कनेक्टेड है जो इसके सर पे जा रही है, सर के अंदर एंटर कर रही है, पिंक कलर से जो मैंने बनाई हुई है। ये ब्लड वेजल का नाम होता है बच्चा पार्टी एंटीरियर अयोर्टा। इस ब्लड वेजल का नाम होता है एंटीरियर अयोर्टा। ये फर्स्ट चेंबर से कनेक्टेड होती है ब्लड वेजल और किसके अंदर घुस रही है बेटा, ये घुस रही होती है इसके सर के अंदर। एक बात मैं आपको बता दूं, इनकी बॉडी में जो खुले हुए स्पेसेस है, ओपन स्पेस है, जिस ओपन स्पेस में आपको इस कॉकरोच का ब्लड नजर आएगा बहता हुआ, इनके में तो क्लोज्ड पाइप है नहीं ना बेटा, बॉडी में जो ब्लड है वो ओपन खुले स्पेस में है। खुले स्पेसेस को साइनसेस बोला जाता है या हीमोसील बोला जाता है। साइनसेस या हीमोसील बोलते हैं उन खुले स्पेसेस को, जिन खुले स्पेसेस के अंदर इनका हीमोलिम्फ प्रेजेंट होता है। ऐसा ही खुला स्पेस, ऐसा ही एक ओपन स्पेस इनके सर पे है बेटा। ये सर दिख रहा है, ये सर वाला जो ओपन स्पेस है बेटा, सर वाली जो स्पेस है, इस सर वाले स्पेस को बोला जाता है सिफेलिक। सिफेला का मतलब होता है हेड, सिफेलिक, और साइनस का मतलब होता है स्पेस, ओपन स्पेस। सिफेलिक का मतलब हेड, साइनस का मतलब स्पेस। अभी हम इसे साइड में लिखेंगे। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई कि मैम इनका ये हार्ट, आपने इस डायग्राम से दिखाया कि इनका हार्ट जो होता है वो डॉर्सल साइड पे है और हार्ट का जो फर्स्ट चेंबर है मैम उससे एक ब्लड वेसल कनेक्टेड है जिसे आपने एंटीरियर अयोर्टा बोला। और मैम एंटीरियर अयोर्टा सर में जाके खुल रही होती है, उस सर वाले स्पेस को बोला जाता है बेटा सिफेलिक साइनस। अब मैं आपको एक और चीज दिखाती हूं जो हमने ऑस्टिया लिखा हुआ है और अब आपको मिड डॉर्सल वर्ड भी समझ में आएगा। इसी के नीचे इस कॉकरोच को बेटा थोड़ा बेटा इसका फैट हटा देते हैं, ठीक है। डाइटिंग कर लिया अब हमारे कॉकरोच ने ना, डाइटिंग करके हमारा कॉकरोच पतला हो गया है, ठीक है। और थोड़ा पतला कर सकते हैं, देखो नीचे फिर एक और डायग्राम बन जाएगा ना। कर दिया हमने, कॉकरोच को थोड़ा पतला कर दिया। तुमने इसकी इतनी बॉडी शेमिंग करी है जो कि बहुत गलत बात है, तो कॉकरोच को हमने पतला कर दिया, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा डायग्राम बना के बताती हूँ जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये इसका सर और ये इसकी बॉडी। अब एक बारी देखो मैं इस कॉकरोच को कैसे देख रही हूं। मैं इस कॉकरोच को अब ऊपर से देख रही हूं। देखो हर ना डायग्राम को समझा करो कैसे बनाया है। जैसे पहला डायग्राम बनाया तो मैंने कॉकरोच को साइड से ऑब्जर्व किया, लेटरल व्यू था, साइड से ऑब्जर्व किया ताकि मैं ये समझ सकूं कि इसका जो पेट वाला हिस्सा है वो वेंट्रल साइड है मैम, इसका जो ये वाला बैक वाला हिस्सा है ये इसका डॉर्सल साइड है, हाँ है ना। तो इसीलिए वो वाला डायग्राम बनाया। अब मैं कॉकरोच को ऊपर से देख रही हूँ मैम, अब मैं कॉकरोच को ऊपर से ऑब्जर्व कर रही हूँ, अब मैं कॉकरोच को डॉर्सल साइड से ऑब्जर्व कर रही हूँ। जब मैं इसको डॉर्सल साइड से ऑब्जर्व करती हूँ तो मुझे हार्ट ही नजर आएगा क्योंकि इनका हार्ट जो होता है डॉर्सल होता है। मिड डॉर्सल का मतलब होता है एकदम सेंटर पे, यहां पे भी नहीं नजर आएगा, यहां पे भी नहीं नजर आएगा, साइड्स में नहीं है, एकदम मिड डॉर्सल। अब मैं इनके हार्ट के चेंबर्स को जरा बनाती हूँ बेटा, ठीक है। 13 काउंट करके नहीं बता रही हूँ, बना रही हूँ। 13 चेंबर होते हैं बट मैं तुम्हें चेंबर्स बना के थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ, ठीक है। इनके चेंबर्स को जरा बनाओ बेटा। ये मिड डॉर्सल पे मैंने इसके बेटा 13 चेंबर बनाए और मैंने बनाया ये एंटीरियर अयोर्टा जो सिफेलिक साइनस में ओपन हो रहा है। भाई मेरी बात समझना जरा, ये भी बेटा ओपन स्पेस है, इसके चारों ओर ओपन स्पेस है ना बेटा। यहां पे इसकी गट दिखती है, बीच बीच वाले स्पेस में एलिमेंट्री कैनाल भी दिखती है, बट हम एक साथ में पूरा गट वट बना के नहीं दिखा रहे हैं। हम कह रहे हैं भैया हार्ट के चारों ओर भी जो स्पेस है मैम, ये चारों ओर जो स्पेस है इसके अंदर क्या भरा हुआ है मैम, इसके अंदर इनका ब्लड भरा हुआ होता है जिसे हीमोलिम्फ बोलोगे अभी आप। बिल्कुल बेटा ओपन स्पेस में ही तो है, सर में भी बेटा यहाँ हीमोलिम्फ भरा हुआ है, चारों तरफ हीमोलिम्फ है। इसे जरा लेबल कर दें कि मैम इसके चारों ओर ये क्या है, ये है हीमोलिम्फ, और हीमोलिम्फ को अल्टीमेटली इसके हार्ट के अंदर एंटर करना है। हीमोलिम्फ जो इनका ब्लड है बेटा, इसको अल्टीमेटली कहाँ एंटर करने का है, इसको अल्टीमेटली इसके हार्ट के अंदर एंटर करने का है। हीमोलिम्फ इनका खून है बेटा, इनका ब्लड है,
पूरे खुले स्पेसेस में प्रेजेंट है, इसके हार्ट के चारों ओर प्रेजेंट है। मैंने बोला ना ऑर्गन्स नहा रही होती हैं इनके ब्लड में। हमारी ऑर्गन्स के चारों ओर ऐसा नहीं है कि हमारी ऑर्गन्स को डाल दिया और उसके चारों ओर ब्लड फैला हुआ है, हमारे में ऐसा नहीं है, इनके में है। इनके हार्ट के चारों ओर हीमोलिम्फ है। अभी हीमोलिम्फ को मैम हार्ट के अंदर एंट्री करने का है, एंट्री कैसे करेगी अगर हार्ट के अंदर बेटा साइड्स में ओपनिंग नहीं होगी। आप अगर हर एक चेंबर को ऑब्जर्व करोगे तो बेटा हर एक चेंबर के साइड्स में ओपनिंग्स होती हैं, हर एक चेंबर के साइड में ओपनिंग होती है बेटा, जिसके थ्रू ये हीमोलिम्फ एंटर कर पाता है। आप देखोगे हर एक चेंबर्स के साइड में ये ओपनिंग्स होती हैं बेटा, जिनके थ्रू ये क्या कर पाता है, एंटर कर पाता है, और उन्हीं ओपनिंग्स को बोलते हैं ऑस्टिया। आपसे पूछा जाएगा कि कॉकरोच के हार्ट में ब्लड की एंट्री के लिए कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा ऑस्टिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस एवरीवन, क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? ऑस्टिया वो ओपनिंग्स होती हैं जिससे इनका हीमोलिम्फ इनके साइड से बेटा किसके अंदर एंटर कर जाएगा, इनके मैम हार्ट के अंदर एंटर कर जाएगा। समझ में आ गई बात? सिर्फ यही नहीं दिया हुआ, तो यहां तो हमने लिख भी दिया बेटा, इन ईच चेंबर वन पेयर ऑफ ऑस्टिया, जो कि क्या होती है, इट इज एन ओपनिंग प्रेजेंट फॉर एंट्री ऑफ फॉर्म नहीं, फॉर एंट्री ऑफ हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ की एंट्री के लिए होती है। मैम इसके अलावा भी ना एनसीईआरटी ने ना ये एक और स्ट्रक्चर बना रखा है, जरा इसको भी समझा दो। इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं मैम, इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं मैम, ऐसे ऐसे। क्या है मैम ये स्ट्रक्चर्स? बेटा ये होते हैं दो चेंबर के बीच में वन पेयर, बिटवीन टू चेंबर्स देयर इज वन पेयर ऑफ फैन शेप एलेरी मसल्स। चाइनीज फैंस देखिए, चाइनीज फैन कैसी होती है, ऐसी शेप पे होती है ना। तो बोला टोटल 13 चेंबर है, टोटल तो 13 चेंबर है, और दो चेंबर्स के बीच में इस तरीके की फैन शेप एलेरी मसल्स होती हैं, और यही एलेरी मसल्स का यूज करके ना बेटा ये कंट्रोल कर रहे होते हैं हीमोलिम्फ की मूवमेंट को। हीमोलिम्फ जो है ऑस्टिया के थ्रू अंदर और अंदर जाएगा ना, उस मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए ये एलेरी मसल्स का ही यूज होता है। ये इनके टर्गम से भी अटैच्ड होती हैं, बट एनसीईआरटी में नहीं दिया है। आप सिर्फ ये याद रखोगे, देयर आर बेटा 13 चेंबर्स एंड बिटवीन टू चेंबर देयर इज वन पेयर ऑफ एलेरी मसल। तो टोटल कितनी एलेरी मसल्स हो गई, कितनी एलेरी मसल्स हो गई रुद्र बेटा? बिल्कुल सही, टोटल बेटा 12 पेयर हो गई, क्योंकि दो के बीच में एक पेयर है ना एलेरी, और टोटल 13 चेंबर है। अगर दो के बीच में वन पेयर है एलेरी मसल, तो टोटल कितनी एलेरी मसल्स होगी बेटा? 12 पेयर ऑफ एलेरी मसल्स। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? बेटा पूरे डायग्राम में मैं बना के नहीं बता रही हूं, पूरे डायग्राम में मैं बना के नहीं बता रही हूं, बट मैं लिख जरूर दे रही हूं यहाँ पे। अगेन बेटा इस डायग्राम में तुम ऐसे एंटीरियर आयोटा बोल सकते हो, एंटीरियर आयोटा बोल सकते हो प्यारे बच्चों। इससे तुम क्या बोल रहे हो बेटा? इससे तुम एलेरी मसल्स बोल रहे हो। एलेरी मसल के बारे में यहीं पे हम लिख सकते हैं मैम। क्या लिखेंगे? एलेरी मसल होती है मैम 12 पेयर, और 12 पेयर कैसे हुई? क्योंकि मैम बिटवीन टू चेंबर वन पेयर, बिटवीन टू चेंबर, दो चेंबर के बीच में, बिटवीन टू चेंबर वन पेयर ऑफ फैन शेप्ड एलेरी मसल्स, फैन शेप्ड एलेरी मसल्स, फैन शेप्ड एलेरी मसल्स। ये मैंने क्या लिखा हुआ है बेटा? ये मैंने बनाया हुआ है ऑस्टिया, ये मैंने क्या बनाया हुआ है? ऑस्टिया। ऑस्टिया से बेटा इनका जो रक्त है, इनका जो हीमोलिम्फ है, वो हार्ट में एंटर कर रहा होता है। ठीक है? यस? इसके बारे में मैं यहां पे लिख देती हूं, रेगुलेट्स हीमोलिम्फ, रेगुलेट्स हीमोलिम्फ एंट्री इनटू द हार्ट। पूरी कहानी तो हो चुकी है बेटा, पूरी कहानी ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब सिर्फ ये देखो कि हीमोलिम्फ की क्या प्रॉपर्टी है, दैट्स ऑल। और ब्लड कैसे कैसे मूव कर रहा है, हो चुका है, पूरा हो चुका है कंप्लीट। मैम इनके बॉडी स्पेसेस को बोला साइनसेस। साइनसेस के अंदर क्या प्रेजेंट है? इनका कलरलेस ब्लड।
जिसे बोला हीमोलिम्फ। मैम हीमोलिम्फ इनके हार्ट में कैसे एंटर करता है? ऑस्टिया की मदद से। ऑस्टिया क्या होता है? इनके 13 चेंबर जो हार्ट है मैम, उनके साइड में ओपनिंग होती है, छेद होते हैं, जिन्हें ऑस्टिया बोलते हैं, जिनके थ्रू हीमोलिम्फ हार्ट में एंटर करता है। एंटर करने के बाद इस हीमोलिम्फ की मूवमेंट कैसे होती है बेटा? पीछे से आगे की तरफ। ऑलवेज याद रखो, हीमोलिम्फ की मूवमेंट ऑलवेज ऐसी होती है, पोस्टीरियर से एंटीरियर। ये एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है। पोस्टीरियर से एंटीरियर डायरेक्शन में। एंटीरियर ये है, सर वाला हिस्सा एंटीरियर है। तो यही हीमोलिम्फ जो होता है बेटा, मूवमेंट ऑफ हीमोलिम्फ को मैंने इस एरो से दिखाया है। मूवमेंट ऑफ हीमोलिम्फ हमेशा हार्ट के चेंबर्स में पोस्टीरियर से एंटीरियर डायरेक्शन में होगा। एंटीरियर में फर्स्ट चेंबर से क्या कनेक्टेड है मैम? एंटीरियर आयोटा। एंटीरियर आयोटा से हीमोलिम्फ कहां चला जाएगा? सिफेलिक साइनस में। फिर सिफेलिक साइनस से बेटा वापस से बॉडी के स्पेसेस में आता है, फिर वापस से बॉडी के स्पेसेस से हार्ट में जाता है, फिर हार्ट में बेटा पोस्टीरियर से एंटीरियर, फिर एंटीरियर आयोटा से सिफेलिक साइनस, फिर सिफेलिक साइनस से पूरी बॉडी कैविटीज में, फिर बॉडी कैविटी से फिर से हार्ट, और ये चलता रहता है। और ये प्रोसेस चलता रहता है। मैं यहां पे लिखवा भी दे रही हूं आपको। ये हो गया जैसे, एंड मूवमेंट ऑफ हीमोलिम्फ from posterior to anterior, from posterior to anterior in heart, अल्टीमेटली कहां जाता है? अल्टीमेटली एंटीरियर आयोटा। एंटीरियर आयोटा से कहां जाता है? सिफेलिक साइनस। इसके बारे में नोट कीजिए। फिर बेटा हमें लिखना है हीमोलिम्फ के बारे में। हीमोलिम्फ में कुछ ब्लड सेल्स होती हैं जिसे हीमोसाइट्स बोलते हैं, और लिक्विड पार्ट होता है जैसे हमारा वाला होता है प्लाज्मा, तो उसके पास भी प्लाज्मा होती है, और कोई हीमोग्लोबिन नहीं होता। बस ये एक दो बातें बेटा हमें लिखनी है। डन 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 कर लो जल्दी से। डन 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 कर लो बेटा जल्दी से। पेरीन्यूरल्स। देवेश बेटा तूने कितनी पीएचडी कर रखी है इसमें, ये बता बेटा। एक पहले तो तेरे को मैं बता दूं, पेरीन्यूरल साइनस, पेरीविसरल साइनस, पेरीकार्डियल साइनस ऐसा नहीं है हमें नहीं आते, लेकिन आपके काम के नहीं है। इतना पढ़ा दूंगी तो तुम बेफिजूल का बेटा कॉकरोच में उलझे रहोगे, नहीं पढ़ना है वो सब, ठीक है बेटा। फटाफट से नोट करो, एक दो पॉइंट लिखेंगे, फिर एक बार एनसीईआरटी से रीड करेंगे और टॉपिक को एकदम पक्का कर लेंगे बेटा। टॉपिक को एकदम पक्का कर लेंगे। सारे बच्चों का हो गया है? सारे बच्चों का बेटा डन 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 हो गया है? यस चलिए चलिए एक बार ही लिखते हैं इनके हीमोलिम्फ के बारे में। हमने कौन से कलर से हार्ट को लिखा था? इससे ना। नंबर 2 लिखते हैं हीमोलिम्फ। यार देखो लिम्फ वर्ड यूज किया है, वैसे भी हम अपनी बॉडी में लिम्फ पढ़ते हैं तो हम उसको कलरलेस ही बोलते हैं। तो इनके खून को, इनके रक्त को बोला जाता है हीमोलिम्फ। अगर मैं कहूं ये इनका क्या है, ये इनका कलरलेस ब्लड है मैम। इनका कलरलेस ब्लड है मैम। और कलरलेस क्यों है? क्योंकि इसके पास कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होती। यानी ये कहना गलत नहीं होगा दैट देयर ब्लड हैज नो रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इनके खून का, इनके रक्त का ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में कोई रोल नहीं है, बिकॉज दे हैव नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो मैं यहां लिख देती हूं, इसका अर्थ क्या है बेटा? नो हीमोग्लोबिन। इसका अर्थ क्या है बेटा? नो हीमोग्लोबिन। ठीक है, यस, नो हीमोग्लोबिन। अब बेटा अगर मैं बात कहूं, नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट हो गया यानी नो हीमोग्लोबिन हो गया, कलरलेस ब्लड हो गया, एंड दिस कलरलेस ब्लड इज बेटा प्रेजेंट इन ओपन स्पेसेस। इट इज प्रेजेंट बेटा इन ओपन स्पेस। ये ओपन स्पेस में प्रेजेंट होता है। ओपन स्पेस इज नोन एज साइनसेस। ओपन स्पेसेस को साइनसेस कहते हैं, या फिर हीमोसील कहते हैं, बात समझ में आई?
यस, पोस्टीरियर टू एंटीरियर के रेफरेंस से बताना मैम, क्या बताऊं, ब्लड का मूवमेंट इसके पीछे की डायरेक्शन से सर वाली डायरेक्शन में होता है बेटा, ठीक है। हीमोलिम्फ को हार्ट में एंटर करने के लिए ऑस्टिया होता है अनुष्का, यस, लेकिन वो ओपनिंग और क्लोजिंग जो होगी बेटा, आप ये ना मसल्स की, वो एलरी मसल्स की मदद से होती है, वो अटैच्ड ही कुछ इस तरीके से होती है कि वो एलरी मसल्स का यूज करके ना ऑस्टिया के थ्रू हीमोलिम्फ को एंट्री करवाते हैं या रोकते हैं, ठीक है। अच्छा, दैट्स ऑल। और इसके अलावा हम कह रहे हैं इसमें होती हैं प्लाज्मा और प्लस होती है बेटा हीमोसाइट्स। हीमोसाइट्स का मतलब है बेटा ओवरऑल ब्लड सेल्स, साइट्स मतलब सेल, ओवरऑल इनके ब्लड सेल्स के लिए टर्म यूज किया जाता है हीमोसाइट। हाँ जी, ठीक है जी, ये वाली बात। और थर्ड हम कह दे रहे हैं इनके पास एक इकलौती बेटा प्यारी प्यारी, बहुत ही इनकी प्यारी ब्लड वेजल जो है, दैट इज एंटीरियर एयोर्टा, द ओनली ब्लड वेजल, द ओनली ब्लड वेजल, जिसकी ओपनिंग सेफेलिक साइनस में आपने देखी है, नोट कर लीजिए, द ओनली ब्लड वेजल। आप इसको नोट कीजिए, तब तक मैं एक बारी क्विकली इसको रिवाइज करा देती हूं आपको। कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका मतलब ये नहीं है कि इनके पास ब्लड वेजल्स नहीं है, ब्लड वेजल है पर कैपिलरी नेटवर्क से वो बाउंडेड नहीं है। इनका जो ब्लड होता है, जो हीमोलिम्फ होता है, ये इनके ओपन स्पेस में फैला हुआ होता है। ओपन स्पेसेस को आप हीमोसील बोलते हैं या ये साइनसेस बोलते हैं। और उन ओपन स्पेसेस के अंदर इनका हीमोलिम्फ होता है, जो इनका कलरलेस ब्लड होता है, इसमें कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है। और इनके हीमोलिम्फ के अंदर प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होती हैं, जिन्हें आप हीमोसाइट्स बोलते हैं। इनका जो 13 चेंबर हार्ट होता है, ये इनके मिड डॉर्सल लाइन पे प्रेजेंट होता है, जिनमें लेटरल साइड पे ओपनिंग्स होती हैं, जिन्हें ऑस्टिया बोला जाता है। और उसी ओपनिंग के थ्रू मैम इनका हीमोलिम्फ इनके हार्ट के अंदर एंटर करता है, और हार्ट के अंदर एंटर करने के बाद उस हीमोलिम्फ की हार्ट में मूवमेंट होती है, पोस्टीरियर से एंटीरियर, फिर एंटीरियर अयोर्टा, फिर सेफेलिक साइनस। और इसी तरीके से ये ब्लड मैम इनके बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता रहता है। दो चेंबर्स के बीच में मैम वन पेयर ऑफ फैन शेप एलरी मसल्स होती हैं, जो इसी हीमोलिम्फ की जो हार्ट के अंदर एंट्री है उसको रेगुलेट कर रहा होता है, ठीक है। यस एवरीवन, हीमोलिम्फ का रोल एक बच्चा पूछ रहा है। अरे भाई, इनके भी तो हीमोलिम्फ के अंदर इनके बहुत सारे प्रोडक्ट डिसॉल्व होंगे ना। जैसे अभी आप पढ़ोगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी इनका जो होता है हीमोलिम्फ के अंदर डिसॉल्व होता है, फिर तुम इस हीमोलिम्फ से बेटा इस चीज को रिमूव कर रहे होते हो, ठीक है। यस एवरीवन, तो चलिए एक बारी बेटा फटाफट से करते हैं एनसीईआरटी को अपनी मुट्ठी में, ठीक है। देखिए एक बारी बेटा, तुम इतने साइनसेस के नाम बता रहे थे, एक बारी देखो एनसीईआरटी में इतना दिया ही नहीं हुआ है। 13 चेंबर हार्ट दी हुई है, ये दिखाया हुआ है एंटीरियर अयोर्टा, ये दिखाए हुए हैं एलरी मसल्स जो फैन शेप होते हैं, दो के बीच में एक। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है कॉकरोच का ओपन टाइप, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड वेजल्स आर पुअरली डेवलप्ड पर एब्सेंट नहीं है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ही ये होता है कि ब्लड वेजल्स में बी प्रेजेंट, दे माइट बी पुअरली डेवलप्ड ही तो है। कौन सा तुमने बेटा पूरी नेटवर्क देख ली ब्लड वेजल्स की, एक ही तो तुमने बेटा इनका ब्लड वेजल देखा हुआ है, तो एज सच कोई वेल डेवलप तो है भी नहीं, है ना। इट ओपन इनटू द स्पेसेस, जिन स्पेसेस को हीमोसील बोलते हैं या फिर साइनसेस भी बोलते हैं। Visceral organs are located in the hemocoel, are bathed in the blood और hemolymph। बेटा बोला visceral organs, आप मुझे बताओ हार्ट भी तो एक visceral organ ही है, हार्ट भी तो visceral organ है। आपके एलिमेंट्री जो कॉकरोच का एलिमेंट्री कैनाल होगा या जितने भी visceral organs, तो सारे organs bathed मतलब नहा रहे होते हैं इसी हीमोलिम्फ में। तो भाई तुमने हीमोलिम्फ को देखा ना, हार्ट के चारों ओर है ना, हार्ट के चारों ओर है, तो वही वाली बात तो कही हुई है, फिर कहा है हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स। इसके पास मैम कलरलेस प्लाज्मा है और ब्लड सेल्स है, जिनको इन्होंने हीमोसाइट्स बोला, ठीक है। Heart of the cockroach consists of elongated muscular tube lying along the mid-dorsal line of the thorax and abdomen, and it is differentiated into funnel-shaped chambers with ostia on either side। अब समझना बेटा, ये जो चेंबर्स बना रखे हैं
बोला मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन, यानी कि पूरे थोरैसिक और एब्डोमिनल एरिया में ये फैला होता है। और इनके अगर हार्ट के चेंबर्स को देखो, जो 13 चेंबर हार्ट है, ये फनल शेप है। इनका शेप जो होता है फनल शेप होता है। आप डेफिनेटली ये वाले पॉइंट अपने नोट में ऐड कर सकते हो कि मैम ये जो आपने 13 चेंबर बताया हुआ है ये फनल शेप्ड होते हैं। ठीक है भैया, आप ये वाला पॉइंट चाहो तो ऐड कर सकते हो, जगह नहीं है तो ऊपर कहीं पे लिख सकते हो, वरना एनसीईआरटी से भी रीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फनल शेप बेटा 13 चेंबर हार्ट जो मिड डॉर्सल लाइन पे प्रेजेंट है। एंड ब्लड फ्रॉम द साइनसेस एंटर इनटू द हार्ट थ्रू ऑस्टिया एंड इट इज पम्प्ड एंटीरियरली टू द साइनसेस अगेन। मैम ब्लड ऑस्टिया के थ्रू हार्ट में एंटर करता है और हार्ट से वो साइनसेस में जाता है और वापस से ये सेम तरीके से सर्कुलेट होता जाता है, सर्कुलेट होता जाता है। ठीक है, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? यस एवरीवन, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो बेटा एक थम्स अप दे दो। अनुश्री, विसरल ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स जो आपके विसरा में लोकेटेड होते हैं। विसरा का मतलब होता है इंटरनली, इंटरनली वो ऑर्गन्स होते हैं विसरल ऑर्गन्स। ठीक है, यस एवरीबॉडी, थम्स अप दे दीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा क्या, इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या बेटा, इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीशन के लिए इनके पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीशन के लिए इनके पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, पर मेनली इनका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या है। बेटा देखो, एक्सक्रीशन के लिए इनके पास है तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, है तो इनके पास बहुत सारे स्ट्रक्चर, बट लाइक आई सेड है तो ये इंसेक्ट, और इंसेक्ट है तो इंसेक्ट का मेन जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है वो होता है जो तुमने अभी पढ़ लिया। तुमने ना एक्सक्रीटरी सिस्टम में 40% चीज तो ऑलरेडी पढ़ ली है। 40% चीज मतलब तुमने ये पढ़ लिया कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है कौन सा, क्या रंग होता है, कितने नंबर होते हैं उसके, और वो कहां पे प्रेजेंट होता है। थोड़ा कम कर देना, बहुत ठंडा हो गया है। एक्सक्रीशन के लिए बेटा इनके पास जो चीज होती है, बहुत शानदार बेटा, क्या आप लोग बिल्कुल अटेंशन के साथ में पढ़ रहे हैं? क्या आप लोग बिल्कुल अटेंशन के साथ में पढ़ रहे हैं? हाँ या ना, हाँ या ना? यस एवरीबॉडी। अगर आप एक्सक्रीशन के लिए पहले तो आप ओवरऑल स्ट्रक्चर्स देखिए इनके पास क्या क्या है। सो मैं पहला पॉइंट तो ऐसे लिख सकती हूं, फॉर एक्सक्रीशन दे हैव बेटा मल्टीपल स्ट्रक्चर्स है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है। दे हैव व्हाट, दे हैव, बहुत शानदार, बहुत शानदार बेटा, ये जोश बना रहना चाहिए क्लास के अंत तक। ठीक है, तो एक्सक्रीशन के लिए मैम देखो इनके पास है तो काफी सारे स्ट्रक्चर्स। सबसे पहला तो मैम वही नाम लिखो जो हमें बना के भी समझना है, जिसे बोलते हैं बेटा मैल्फिगियन टिब्यूल्स, जिसे बोलते हैं मैल्फिगियन टिब्यूल्स। ठीक है भैया, ये सबसे मेन है। और क्योंकि बेटा मैल्फिगियन टिब्यूल्स को हमें डिटेल में पढ़ना भी है तो हम इसको थोड़ा सा बना के पहले समझ लेते हैं, फिर दूसरे स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। क्योंकि इसके अलावा इनके पास कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें नेफ्रोसाइट्स बोलते हैं, कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें यूरिकोज ग्लैंड्स बोलते हैं, फैट बॉडीज होती है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी में दिया तो नहीं है पर इनकी जो बाहर की कवरिंग है ना, हार्ड क्यूटिक्युलर काइटिनियस कवरिंग, वो भी एक्सक्रीटरी होता है, उसके थ्रू भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस बाहर आते हैं, बट वो एनसीईआरटी में नहीं दिया है। एनसीईआरटी में कुछ ही स्ट्रक्चर्स के नाम दिए हैं, मैल्फिगियन टिब्यूल्स, फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट्स, यूरिकोज ग्लैंड, उनके नाम बाद में लिखेंगे। पहले मैल्फिगियन टिब्यूल को थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। होते कितने हैं? 100 से 150, ये बात आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। कलर क्या होता है? पीले रंग का, ये भी आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। कहां होते हैं? ये मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन में, ये भी आप पहले से लिख चुके हैं। तो मैम लिखना क्या है यहाँ पे? लिखना तो बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप बेटा देखना चाहो मैल्फिगियन टिब्यूल का स्ट्रक्चर, अगर आप मैल्फिगियन टिब्यूल का स्ट्रक्चर देखना चाहो तो ऐसे देख सकते हो बेटा। ये एक मैल्फिगियन टिब्यूल को बना लो, ये मैंने एक मैल्फिगियन टिब्यूल को बनाया हुआ है। अब बेटा आप खुद देखो ना, हम बनाते तो ऐसे हैं, जब पढ़ाते हैं तो ऐसे दिखा देते हैं, ये मिडगट है, ये हाइंडगट है, और हम ऐसे ऐसे दिखा देते हैं। पर एक्चुअल में ऐसे ऐसे थोड़ी है भाई, ऐसे ऐसे थोड़ी है कि ऐसे लगा दिया, मान लो ऐसे चिपका दिया है, चिपकाया थोड़ी है, चिपकाया थोड़ी है भाई। एक मैल्फिगियन टिब्यूल है, मैल्फिगियन टिब्यूल की ओपनिंग तो आपके ये वाला स्ट्रक्चर क्या होगा?
क्योंकि बहुत सारे बच्चे बेटा ऐसे भी सोचने लगते हैं, ऐसे चिपके हुए हैं। अरे भाई ऐसे लंबे लंबे बाल जैसा थोड़ी है कि चिपका हुआ है भाई, ब्लाइंड ट्यूब्यूल है, इसके भी एक साइड पे ओपनिंग तो होगी ना। और ये जो आप बना रहे हो ये इसका भाई मिडगट है, ये इसका मिडगट है और ये इसका हैंडगट है। भाई मुझे नहीं पता कितने लोग सच में वैसा ही सोचने लगते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? और बेटा ये एक मैल्फिगियन टिब्यूल को मैंने बनाया हुआ है। मैल्फिगियन टिब्यूल के अंदर अगर तुम सेल्स को जरा देखोगे ना ध्यान से, और ये आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, असर्शन रीजन में 100% आने की संभावना है। और संभावना इसीलिए बोल रही हूं क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है यार। जो चीज एनसीईआरटी में दी होती है ना, वो तो ये लोग बहुत हाई चांसेस होते हैं कि पूछेंगे। ये मैंने मैल्फिगियन टिब्यूल के अंदर के सेल्स को बनाया हुआ है। इनके सेल्स की कुछ प्रॉपर्टी बताई हुई है। जैसे आप ओवरऑल सेल्स पढ़ते हैं ना, स्क्वामस, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, फिर उनमें पढ़ते हैं किसी के ऊपर माइक्रोविलाई होती है, कुछ आप पढ़ते हैं स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, सिक्रीशन के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम आपने पढ़ा होगा, मूवमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, सीलिएटेड पढ़ा होगा। वैसे ही एनसीईआरटी कहती है कि जब मैम आप एक मैल्फिगियन टिब्यूल को देखते हो ना, तो ये मैल्फिगियन टिब्यूल के जो एपिथेलियल सेल्स हैं, ये मैल्फिगियन टिब्यूल के जो एपिथेलियल सेल्स हैं मैम, दीज सेल्स ऑफ मैल्फिगियन टिब्यूल्स आर सीलिएटेड यानी कि सीलिया होते हैं, एंड ग्लैंड्यूलर यानी कि सिक्रीटरी होते हैं। ग्लैंड्यूलर एंड बेटा सीलिएटेड। क्या सिक्रीट करेगी, कैसे मैम मूवमेंट करेगी, इसको जरा देखो बेटा। ये मैंने क्या बनाया हुआ है, इट इज अ सिंगल मैल्फिगियन टिब्यूल, इट इज वन सिंगल मैल्फिगियन टिब्यूल, वन सिंगल मैल्फिगियन टिब्यूल आई हैव शोन यू। बेटा वो वाली कहानी फिर से लिखनी है आपको। आप बेटा, मैं तो ये सजेस्ट करूंगी, आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कहाँ प्रेजेंट होती है, कितना नंबर होता है, क्या कलर होता है, तो वापस से रिपीट करके अपने नोट्स को बड़ा मत करो। आपने एक जगह पे लिख लिया है, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। वापस से आपको चिपकाने की जरूरत नहीं है। अभी आप ये सोचो, मैंने अभी अभी आपको समझाया और अभी अभी एनसीईआरटी से रीड कराया, इनके सारे विसरल ऑर्गन्स के अराउंड होता है हीमोलिम्फ। पढ़ा है कि नहीं? ब्लाइंड ट्यूब नरेश बेटा कल मैंने समझाया था, पर तब आपकी आई थिंक बेटा कान आपने खुले नहीं रखे थे। ब्लाइंड ट्यूब का मतलब होता है एक एंड से क्लोज, एक एंड से ओपन, एक तरफ से बंद है, एक तरफ से खुला हुआ है। ऐसे ट्यूब्यूल्स को ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। अभी आपने पढ़ा कि इनके जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं, इनके चारों ओर बेटा हीमोलिम्फ होता है। तो आम बात है मैम कि इसके चारों ओर भी ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को मैं बोल सकती हूँ ना हीमोलिम्फ, क्योंकि हीमोलिम्फ मैम ये चारों ओर जो स्पेस है ये हीमोसील है। हीमोसील है तो मैम ये जो पिंक कलर से आप डॉट बना रहे हो ये क्या है इनका, ये है हीमोलिम्फ। और यहाँ पे हीमोलिम्फ क्यों दिखा रहे हो मैम? यहाँ पे हीमोलिम्फ बेटा मैं इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इसे हीमोलिम्फ के अंदर इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो डिसॉल्व होता है। यार हमारा भी तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट देखो ना, हमारा भी तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारे ब्लड में ही तो डिसॉल्व है ना यार। हमारा भी तो ब्लड में डिसॉल्व होता है। हम भी तो भैया उस ब्लड को किडनी के पास लेके जाते हैं, वहां नेफ्रॉन के पास लेके जाते हैं और कहते हैं भैया तुम फिल्टर कर दो भैया, ठीक है। क्या करते हैं? फिल्टर करवाते हैं। और फिल्टर करवाने के बाद फिर तुम्हारा यूरिन बनता है, तो तुम यूरिन से अपने बेटा नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करते हो। तो वैसी सी बात है, बेचारा नॉन कॉर्डेट तो है लेकिन भाई इसका भी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, वो इसके हीमोलिम्फ में ही मिक्स होता है। और बेटा इसको टॉक्सिसिटी ना हो जाए तो इसको भी उसे रिमूव करना जरूरी है। तो वो नाइट्रोजनस वेस्ट जो आप बोल रहे हो ना कि मैम इनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो यूरिक एसिड है, बिल्कुल यूरिक एसिड होता है। और आप एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ना, बड़ी बड़ी मजेदार लाइन है, अभी पढ़ाऊंगी तो समझाऊंगी, जिसकी वजह से ये एक पॉइंट बताना पड़ता है अतिरिक्त टाइप का, पर वो एनसीईआरटी से रिलेटेड है, ठीक है। इसके हीमोलिम्फ में जो इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है ना, वो सॉल्ट्स के फॉर्म में डिसॉल्व होता है। एग्जैक्टली यूरिक एसिड के फॉर्म, यूरिक एसिड नहीं होता है। यूरिक एसिड बनता है मैल्फिगियन टिब्यूल के अंदर। हीमोलिम्फ के अंदर मैम पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डिसॉल्व होता है। किसके फॉर्म में? सॉल्ट्स के फॉर्म में। तो मैं यहां लिख सकती हूं इसके बारे में, दैट हियर excretory waste is dissolved या excretory product is dissolved as potassium urate
मेजरली इसी के फॉर्म में बेटा ये डिसॉल्व होता है पोटेशियम यूरेट। अब मैं बेटा पूरा आपको रिएक्शन नहीं बता रही हूं, केमिस्ट्री नहीं बता रही हूं, आप सिंपली ये याद रखना, इसी पोटेशियम यूरेट को तो सिक्रीट करता है ये एपिथेलियल सेल मैल्फिगियन टिब्यूल के अंदर। ये जो मैल्फिगियन टिब्यूल है वो इसी बेटा पोटेशियम यूरेट को सिक्रीट करती है आपके मैल्फिगियन टिब्यूल के अंदर। एंड जब ये अंदर आता है मैल्फिगियन टिब्यूल के अंदर, फिर बेटा बनता है यूरिक एसिड, और फिर ये यूरिक एसिड की मूवमेंट होती है इसी सीलिया की मदद से, यूरिक एसिड की मूवमेंट होती है और अल्टीमेटली वो बॉडी से एलिमिनेट होगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? तो मैंने क्या लिखा, पोटेशियम यूरेट कहां है, डिसॉल्व्ड है हीमोलिम्फ के अंदर। एंड यहां पे लिखूंगी इनसाइड इट कन्वर्ट्स टू यूरिक एसिड, जो इनका बेटा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। इनसाइड इट कन्वर्ट्स टू यूरिक एसिड, जो इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। और फिर बेटा इस यूरिक एसिड को ही तो तुम एलिमिनेट करते हो। और इससे तुम्हें एक चीज और समझ में आएगी, तुम्हें नहीं लग रहा कि इनके फीकल मैटर के साथ साथ में यूरिक एसिड रिमूव हो रहा होगा? तुम्हें नहीं लगता? ये जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, तुम्हें नहीं लग रहा कि इनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो यूरिक एसिड है, जो मैल्फिगियन टिब्यूल के अंदर आने के बाद बना, क्योंकि हीमोलिम्फ में तो मैम वो डिसॉल्व था पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में, जब वो सेल्स की मदद से अंदर आया, पहले वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, और फिर बेटा ये मिडगट और हाइंडगट के बीच में ही तो है तुम्हारा मैल्फिगियन टिब्यूल। तो मैल्फिगियन टिब्यूल से जो यूरिक एसिड बना वो अल्टीमेटली हाइंडगट से मूव करते हुए जाएगा। हाइंडगट क्या है? इलियम कोलॉन रेक्टम एनस, यानी कि इनकी जो बेटा फीकल मैटर बाहर आता है उसी के साथ तो यूरिक एसिड भी बाहर आएगा, और इसीलिए तो बदबू आती है बेटा यूरिक एसिड वाली, जहां कॉकरोच होते हैं, बड़ी अजीब सी इसीलिए स्मेल होती है वो वाली यूरिक एसिड टाइप की। समझ गए? हाँ, डन 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 डन। और क्योंकि बेटा इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है वो यूरिक एसिड होता है, इसीलिए ये यूरिकोटेलिक एनिमल होते हैं। ठीक है? Yes everybody, because their excretory product, because बेटा इनका excretory product जो है मैम जी वो यूरिक एसिड है, इसीलिए तो ये प्राणी होते हैं जी यूरिकोटेलिक। एनसीईआरटी की बात याद ना रखो, इधर उधर की सारी बातें याद रखो तो बेटा पेपर में समस्या आ जाएगी। तो एनसीईआरटी जिंदाबाद। ठीक है जी, यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक। फ्रॉग कैसा था? यूरिओटेलिक। हम कह रहे हैं मैम इसके अलावा भी आपने बोला इनके पास एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं, जरा नाम बता दो। जैसे फैट बॉडीज, जैसे नेफ्रोसाइट्स, और जैसे बेटा इनके पास होता है यूरिकोज ग्लैंड। बट यूरिकोज ग्लैंड सिर्फ मेल कॉकरोच में पाया जाता है, फीमेल कॉकरोच में नहीं होता। देखो ये सारे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है कॉमनली, ये मेल फीमेल दोनों में, ये मेल फीमेल दोनों में, ये मेल फीमेल दोनों में। यूरिकोज ग्लैंड ओनली इन मेल्स, ओनली फाउंड इन मेल्स बेटा, ये फीमेल में नहीं मिलते। ठीक है, फटाफट से इसे कीजिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, डन 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 डन। फिर करेंगे एक बारी जल्दी से एनसीईआरटी की रीडिंग, जल्दी कीजिए। जल्दी कीजिए। नोट हो जाए ना बेटा तो एक थम्स अप दे दिया करो, और कोशिश किया करो थोड़ा सा जल्दी हाथ चलाने की। ठीक है, बीच बीच में डायग्राम बना के लिख के समझाया जाता है आपको, तो उस समय भी आपको थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता ही है चीजों को नोट डाउन करने का, है ना। अब एनसीईआरटी से पढ़ो और एक बार देखो कि आपको डाउट्स नहीं रहेंगे, कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे। ठीक है, होएगा अच्छे। चलो, एक्सक्रीशन इज परफॉर्म्ड बाय मैल्फिगियन टिब्यूल्स। एक्सक्रीशन कौन परफॉर्म कर रहा है? एक्सक्रीशन परफॉर्म कर रहा है मैल्फिगियन
टिब्यूल, ठीक है। ईच टिब्यूल इज लाइंड बाई ग्लैंड्यूलर एंड सिलिएटेड सेल। सेल्स जो होती हैं वो ग्लैंड्यूलर होती हैं और सिलिएटेड होती हैं, ठीक है। दे एब्जॉर्ब द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड। और इसी वजह से बेटा तुम्हें वो चीज मुझे बताने की जरूरत पड़ी कि वो पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में आपके हीमोलिम्फ में प्रेजेंट था, और जब वो आपके सेल्स के अंदर आता है, मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू आता है, फिर वो बेटा यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? यस, समझ में आ रही है? इट इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द हाइंड गट। ऑब्वियस सी बात है मैम, एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द हाइंड गट ही होगा ना, जब वो हाइंड गट से कनेक्टेड है तो हाइंड गट से ही होगा ना मैम। Therefore the insect is called as यूरिकोटेलिक, इसीलिए ये क्या है, यूरिकोटेलिक। लेकिन मैम इन एडिशन यानी इसके अलावा फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट्स, यूरिकोज ग्लैंड्स आल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन। सारी बातें लिख चुके हैं, इतना छोटा सा तो है बेटा, इसमें कितनी कहानी लिखोगे, है ना। अब बेटा ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये पूरा ये सेंसरी स्ट्रक्चर्स और नर्वस सिस्टम का है, तो दोनों सिस्टम्स पहले साथ में पढ़ते हैं और फिर हम बेटा एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं, ठीक है। यस यस, चलो हेडिंग डालें किसकी, नर्वस सिस्टम, कॉकरोच का नर्वस सिस्टम। अब बेटा इस वाले टॉपिक में भी ना आपको कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में कुछ कुछ डिफरेंसेस समझ में आएंगे। जैसे अभी हमने हार्ट के बारे में पढ़ा, तो मैंने आपको ये बताया कि भैया एक कॉर्डेट का हार्ट और नॉन कॉर्डेट का हार्ट का पोजीशन और प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली डिफरेंट होती है। वैसे नर्वस सिस्टम में भी जो स्ट्रक्चर्स आप पढ़ते हो, खासकर की नर्व कॉर्ड है ना, वो भी बेटा कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में डिफरेंट होती है, समझना। इसके लिए भी मुझे ना अलग अलग ट्रिक्स, अलग अलग टेक्निक से तुम्हें नर्वस सिस्टम को समझाने की जरूरत है, बट एक बार आप समझ लोगे ना, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे अभी मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम बताया, तो तुम इमेजिन कर पा रहे थे कि मैम मैं साइड से देख रहा हूं कॉकरोच को, तो साइड से देख रहा हूं तो ये वाली पीठ वाली साइड उसकी डॉर्सल है, पेट वाली साइड उसकी वेंट्रल है। फिर मैंने एक बार कॉकरोच को ऊपर से देखा, ऊपर मतलब जो उसका पीठ है, जब मैं उसको काट के खोलूंगा ना तो मुझे उसका हार्ट नजर आएगा, क्योंकि हार्ट उसका डॉर्सल साइड पे होता है। अपना अगर तुम यहां से कट करोगे तो तुम्हें हार्ट नजर आएगा खोलोगे तो, मतलब कि अपना नहीं खोलना है बेटा, पकड़ के भाई बहन का भी पता चला उसी का करने लग गए। हाँ, मतलब कि तुम आगे फ्यूचर में करने का तुम्हें सौभाग्य जब प्राप्त होगा बेटा, तो क्या बोलते हैं, तुम्हें अपना वेंट्रल साइड पे नजर आएगा, ठीक है। कॉकरोच का काटोगे डॉर्सल साइड तो उसका डॉर्सल पे हार्ट नजर आ रहा है। वैसे नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूं, और नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन भी आया हुआ है बेटा, क्वेश्चन भी आया हुआ है। इनकी नर्वस सिस्टम को डायग्राम पहले बनाते हैं और डायग्राम से समझते हुए जाते हैं, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं क्योंकि डायग्राम इसमें बहुत जरूरी है, नहीं तो बेटा ना रटने जैसा हो जाता है। इसकी जो लिखी हुई ना सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लियन, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, फलाना डिमकाना, तो तुम्हें ना एक बारी डायग्राम बनाओ, डायग्राम से समझ में ज्यादा बेटर आएगा, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम को बनाने के लिए एक थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाती हूं ताकि क्लैरिटी तुम्हें अच्छी मिल जाए, इसीलिए बड़ा डायग्राम बनाते हैं थोड़ा, ठीक है। समझना बेटा, एक एक पॉइंट समझते जाना, क्योंकि मैं आपके लिए बना भी रही हूं और साथ साथ में आपको समझाऊंगी। पहले से बना के नहीं लेके आई हूं, है ना, ताकि आप ना मेरे साथ साथ में बनाते बनाते समझो। कुछ कुछ बातें एनसीईआरटी की कही हुई है बेटा, ऐसे समझना कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये इसका ईसोफेगस बनाया, ये समझना। मैं कॉकरोच को अभी साइड से ऑब्जर्व कर रही हूं, मैं कॉकरोच को साइड से ऑब्जर्व कर रही हूं, जैसे मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम में ऑब्जर्व किया था। ये इसका डॉर्सल साइड है, ये इसका वेंट्रल साइड है, तुम्हें भी बनाना है ये, ठीक है। ये डॉर्सल साइड है, ये इसका वेंट्रल साइड है, ठीक है। मैं कॉकरोच का ये जो मैंने बेटा बनाई है, डक्ट बनाया हुआ है ना, ये एक्चुअल में ट्यूब्यूलर जैसा जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये मैंने इसकी ईसोफेगस बनाई है। ईसोफेगस मतलब बेटा क्या, ईसोफेगस मतलब जो इनके एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट था, माउथ लीड्स टू फेरिंग्स लीड्स टू ईसोफेगस लीड्स टू क्रॉप लीड्स टू गिजर्ट था ना, तो इनका ईसोफेगस मैंने बनाया हुआ है। ऐसे समझो ये ईसोफेगस है। मैम ये ईसोफेगस पेन को इमेजिन करना, ईसोफेगस जो है ना मैम, ईसोफेगस के ऊपर ना हमें कुछ स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जिन्हें बोला जाता है गैंग्लियॉन्स। क्या बोलते हैं बच्चों, गैंग्लियॉन्स। गैंग्लियॉन्स का क्या मतलब है लिखवाऊंगी, अभी आप सिर्फ सुनते जाओ। मैम ये ईसोफेगस के ऊपर बड़े बड़े कुछ स्ट्रक्चर्स दिखते हैं हमें, जो स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं गैंग्लियॉन्स। मैं पिंक कलर से उन स्ट्रक्चर्स को बना के बताती हूं, ऐसे बेटा।
ये तो एक एक बनाते भी जाओ, एक एक लेबल भी करते जाओ। ये मैंने बनाया था मैम ईसोफेगस, और आपने कहा मैम पेन को इमेजिन करके आपने हमें, मतलब पेन को दिखाते हुए आपने कहा कि अगर ये ईसोफेगस है तो ईसोफेगस के ऊपर मैम कुछ हमें बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इन्हें बोला जाता है गैंग्लियॉन्स। क्योंकि ये गैंग्लियॉन्स ईसोफेगस के ऊपर है बेटा, इसीलिए इसे बोला जाता है सुपरा ईसोफेजियल गैंग्लियॉन। सुपरा मतलब ऊपर, किसके ऊपर? ईसोफेजियल यानी ईसोफेगस के ऊपर। अरे भाई, अरे यार, हाँ, ईसोफेजियल मतलब ईसोफेगस के ऊपर। इसे क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? इसे बोला जाता है सुपरा, यानी कि ऊपर, किसके ऊपर? ईसोफेजियल, सुपरा ईसोफेजियल गैंग्लियन, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ईसोफेगस के ऊपर है तो इसीलिए इसे बोला सुप्रा। लेकिन मैम एक ऐसा ही गैंग्लियन, एक ऐसा ही गैंग्लियन बेटा, एक ऐसा ही गैंग्लियन ईसोफेगस के नीचे भी होता है प्यारे बच्चों। एक ईसोफेगस के नीचे भी ऐसा ही गैंग्लियन होता है मैम, और इस गैंग्लियन को बोलते हैं सब ईसोफेजियल गैंग्लियन। क्या बोलते हैं बच्चा? सब ईसोफेजियल गैंग्लियन। इसे क्या बोला? सब, सब का मतलब होता है बिलो, सब ईसोफेजियल गैंग्लियन, सब ईसोफेजियल गैंग्लियन। पहले आप मुझे बताइए, क्या आपको यह बात समझ में आ रही है कि दो गैंग्लियंस मैंने बना के बताए, एक ईसोफेगस के ऊपर, एक ईसोफेगस के नीचे। जो ऊपर होगा वो सुप्रा, जो ईसोफेगस के नीचे होगा वो सब ईसोफेजियल होगा। एक थम्स अप दे दो मुझे अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि सुप्रा क्यों बोला और सब ईसोफेजियल क्यों बोला। और इमेजिन कैसे करना है बेटा? इस पेन की मदद से। ये है आपका पेन, ये पेन नहीं है, ये आप समझो ये क्या है? आपका ईसोफेगस। ईसोफेगस के ऊपर एक चीज है, ईसोफेगस के ऊपर एक चीज है और ईसोफेगस के नीचे एक चीज है। ऐसा है बेटा, ऐसा सुप्रा ईसोफेजियल, सब ईसोफेजियल। और ये भी कनेक्टेड होते हैं, पर वो कनेक्टेड कैसे होते हैं वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, वो थोड़ा अतिरिक्त ज्ञान है, पर थोड़ा कनेक्टिविटी के लिए बताना पड़ेगा। ठीक है, तो सुप्रा ईसोफेजियल एंड सब ईसोफेजियल गैंग्लियन। ठीक है ना? ईसोफेगस के ऊपर, ईसोफेगस के नीचे। अब मैम ये आपने ऑलरेडी बता दिया था कि ये कॉकरोच का डोर्सल साइड है, जिस साइड में बेटा इनकी हार्ट प्रेजेंट थी, हार्ट मौजूद था। और बेटा ये इनका वेंट्रल साइड है। आप वेंट्रल साइड पे जब देखोगे ना, एनसीईआरटी कहती है, जो पेपर में भी क्वेश्चन आया था बेटा, आप ध्यान से सुनते जाओ, अब आ रहा है एनसीईआरटी का कंटेंट। ये भी एनसीईआरटी का ही था सुप्रा वाला बेटा, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी कहती है इनका जो नर्वस सिस्टम होता है मोस्टली तो मैम इनके वेंट्रल साइड पे ही प्रेजेंट होता है, इनके बेली वाले एरिया में फैला हुआ होता है। बेली वाला एरिया मतलब बेटा यही जो मैं बना रही हूं। एनसीईआरटी कहती है इनका जो नर्वस सिस्टम होता है फैला हुआ होता है मोस्टली अलोंग द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। आप ये देख पा रहे हो, मैंने दो ग्रीन कलर के बेटा स्ट्रक्चर्स बनाए। ये दो ग्रीन कलर के जो मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए, जो मैंने वेंट्रल साइड पे बनाए हैं, जो मैंने इनके बेली वाले एरिया में बनाए हैं, ये इनका नर्व कॉर्ड है। ये इनका क्या है प्यारे बच्चों? ये इनका नर्व कॉर्ड है। हमारे पास भी नर्व कॉर्ड होती है क्या मैम? हम भी कॉर्डेट्स है, बिल्कुल होती है। अभी आपकी जो नर्व कॉर्ड है वो बेटा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में डिफरेंशिएट हो गई है। रोहित बेटा धन्यवाद। यस मुनाजहा बेटा, सुनो, आपके पास भी नर्व कॉर्ड है, पर आपकी नर्व कॉर्ड अब डिफरेंशिएट हो चुकी है। डिफरेंशिएट मतलब अब वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में डिफरेंशिएट हो चुकी है। आपका स्पाइनल कॉर्ड किधर को है बेटा? तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड देखो तुम्हारे डोर्सल साइड पे होता है, इस वाले हिस्से पे होता है ना? ये इस वाले हिस्से पे होता है। तुम्हारे पास भी नर्व कॉर्ड है। तुम अभी नर्व कॉर्ड को ना स्पाइनल कॉर्ड से रिलेट करो। तुम्हारा नर्व कॉर्ड मतलब तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड समझो। तुम्हारे पास भी है बेटा, तुम्हारा कहाँ है? डोर्सल साइड पे। इनके पास भी है, इनका कहाँ है? वेंट्रल साइड पे है। तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड कितनी है? सिंगल है। इनके पास नर्व कॉर्ड कितनी है बेटा? डबल है। मतलब तुम्हारी नर्व कॉर्ड सिंगल है, डोर्सल है। इनकी कैसी है बेटा? डबल है और वेंट्रल है। तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड अंदर से होती है हॉलो, तभी तो उसके अंदर CSF भरा होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। तो तुम्हारी जो होती है नर्व कॉर्ड वो होती है अंदर से हॉलो, यानी कि खाली। तो तुम्हारी कैसी हुई? यानी कि कॉर्डेटा की कैसी हुई? सिंगल, डोर्सल,
हॉलो। बिल्कुल विपरीत होता है नॉन कॉर्डेट्स में, बिल्कुल विपरीत होगा, बिल्कुल अपोजिट होगा, और ये एनिमल किंगडम में हमें पढ़ना भी है। इनके पास भी नर्व कॉर्ड है, बट कैसी है? डबल। पोजीशन क्या है? वेंट्रल। और है कैसी? सॉलिड। क्या मजा आया? यस एवरीवन, याद है? मजा क्या है मतलब याद हुआ कि नहीं, और रिलेट किया कि नहीं? अपने से कंपेयर कर लो यार, तुम नॉन कॉर्डेट से कैसे कंपेयर कर सकते हो? आप कुछ कुछ चीजें तो अपनी बॉडी से देख के कंपेयर कर सकते हो ना। हार्ट हो गया बेटा तुम्हारा, ये हो गया, नर्व कॉर्ड हो गया, ये तो कंपेयर कर ही सकते हो। तो इनके पास, और इसे स्टार मार्क करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। ये होगी बेटा इनके पास सिंगल, सॉरी यार मैं कॉर्डेटा लिखने लग गई थी, डबल, वेंट्रल एंड सॉलिड, डबल, वेंट्रल एंड सॉलिड। और अगर तुम बेटा इसे ध्यान से देखोगे ना, एनसीईआरटी में ना सब ईसोफेजियल गैंग्लियन के बारे में बताया नहीं हुआ है। एनसीईआरटी में सुप्रा ईसोफेजियल के बारे में बताया हुआ है, बट सब ईसोफेजियल गैंग्लियन के बारे में नहीं बताया हुआ है। मैंने क्यों बताया? मैंने इसीलिए बताया क्योंकि तुम्हें जो ये नर्व कॉर्ड दिख रही है ना बेटा, ये इसी सब ईसोफेजियल गैंग्लियन से कनेक्टेड होती है, इसलिए ये बताना जरूरी है। ये सब ईसोफेजियल गैंग्लियन से कनेक्टेड होती है, यहीं से निकल रही होती है ये नर्व कॉर्ड। और एनसीईआरटी कहती है नर्व कॉर्ड गैंग्लियोनेटेड होती है, गैंग्लियोनेटेड होती है। और ये गैंग्लियोनेटेड होने का मतलब है मैम, इसको अगर आप ऑब्जर्व करोगे, इसके ऊपर आपको गैंग्लियंस दिखेंगे, और अभी मैं आपको फिर गैंग्लियन समझाऊंगी। मैम इनके ऊपर आपको ऐसे गैंग्लियंस दिखेंगे, ऐसे गैंग्लियंस दिखेंगे, 3, 4, 5, 6, ये गैंग्लियोनेटेड होती है। गैंग्लियोनेटेड मतलब आप इसको अगर ऑब्जर्व करोगे तो इसमें गैंग्लियंस है। अब मैं आपको पहले बता दूं गैंग्लियंस क्या होते हैं। गैंग्लियंस सेल बॉडी का एग्रीगेशंस होते हैं। आपने न्यूरॉन पढ़ा, न्यूरॉन में आपने सेल बॉडीज पढ़ी थी ना, तो सेल बॉडी सेल बॉडी सेल बॉडी सेल बॉडी सेल बॉडी सेल बॉडी का एग्रीगेशन, सेल बॉडी इकट्ठी जब हो जाती है मिल के, सारी सेल बॉडीज जब आपको एक जगह पे नजर आ रही होती है बेटा एग्रीगेटेड, उस कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज के लिए वर्ड यूज किया जाता है गैंग्लियन। उसके लिए बेटा वर्ड यूज किया जाता है गैंग्लियन। तो आपको यहां गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड नजर आ रही है। मैम कितनी गैंग्लियंस आपने बनाई है? टोटल मैंने बनाई है बेटा 9 गैंग्लियन। 3 गैंग्लियन होती है थोरैक्स में और 6 गैंग्लियन होती है एब्डोमेन में। ये मैंने क्यों बताया, कहां पे कितनी? क्योंकि एनसीईआरटी कहती है, क्योंकि एनसीईआरटी कहती है। यस आराध्या बेटा, देखो बेटा, देखो जी, ये नीले रंग से जो हमने बनाया है ये है आपकी बेटा 3 थोरैसिक गैंग्लियन। और एनसीईआरटी की उस लाइन, प्यारी सी लाइन का मतलब समझना, अभी बता रही हूं। 3 थोरैसिक गैंग्लियन और ये है प्यारे बालकों 6 एब्डोमिनल गैंग्लियंस। 6 एब्डोमिनल गैंग्लियन, जो एब्डोमेन में है बेटा, एब्डोमेन वाले एरिया में वो एब्डोमिनल गैंग्लियन, जो बेटा आपके थोरैक्स वाले एरिया में है वो थोरैसिक गैंग्लियन। एनसीईआरटी पता है क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है कॉकरोच हैज सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लियन। क्या अर्थ हुआ इसका? सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लियन, सेगमेंट वाइज मैम इनमें गैंग्लियन अरेंज्ड होते हैं। बिल्कुल बेटा, डायग्राम तुम्हें ना एकदम खुला सारी एनसीईआरटी की लाइनों को एकदम बेटा मस्त तरीके से समझा देगा, अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डालो खुद से। आपको समझ दिख ही तो रहा है बेटा कि ये जो गैंग्लियन है सेगमेंटली अरेंज्ड है ना, सेगमेंट वाइज अरेंज्ड है। 3 थोरैसिक गैंग्लियन, 6 एब्डोमिनल गैंग्लियन, इसी का तो मतलब है कि सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लियन है। यही तो उस लाइन का मतलब है, दैट सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लियन प्रेजेंट है, सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लियन प्रेजेंट है। हाँ या ना? हाँ या ना? यस यस प्रियांशी। अब बेटा जी मैं सब ईसोफेजियल गैंग्लियन के भी बारे में एक शब्द बेटा, इसको भी थोड़ी इज्जत देते हैं यार, इसको हमने बना तो लिया, इसके बारे में बेटा एक थोड़ी सी एक बात लिख लेते हैं। ये जो तुमने सब ईसोफेजियल गैंग्लियन बनाया है इसके बारे में बेटा एक शब्द इसके बारे में लिख लेते हैं कि ये अटैच्ड होता है किससे? नर्व कॉर्ड से। गैंग्लियन क्या है ये लास्ट में लिखेंगे नोट डाल के, या तो साइड में कहीं पे लिख लेते हैं नोट।
गैंग्लियन का अर्थ क्या है मैम? गैंग्लियन का मतलब है कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। न्यूरॉन्स के जो वो बेटा सेल बॉडीज होते हैं ना, उनका कलेक्शन। अब बेटा देखो 70 to 80% चीजें आप पढ़ चुके हो, मैक्सिमम चीजें आप पढ़ चुके हो। अब एक दो चीजें मुझे और बतानी है बेटा। ऐसा तो नहीं होगा कि तुम्हारा जो ब्रेन है तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड नहीं है। देखो तुम फील करो, तुम खुद फील करो यार, बिल्कुल तुम अपने से कंपेयर कर सकते हो। ऐसे ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारी मैम अपनी स्पाइनल कॉर्ड कह रही है भाई मैं तो अपनी मर्जी से काम करूंगी, ब्रेन अपना तू देख ले। भाई ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड है ना यार, कनेक्टेड है ना। इनके पास भी ब्रेन है, तुम्हारे जैसा नहीं है, तुमसे बेटर तो नहीं है। क्या बोलते हैं, सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन है बेटा कॉकरोच का। सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन जो होता है यही इनका ब्रेन होता है बेटा, जो ईसोफेगस के ऊपर है ना, ये इनका ब्रेन होता है। तो मैम ऑब्वियस सी बात है कि इनका जो ब्रेन होगा वो अलग तो नहीं होगा, कनेक्टेड ही होगा। अब कैसे कनेक्टेड होता है वो मैं बता देती हूं, पर वो एनसीईआरटी में वो नहीं दिया हुआ बेटा। सिर्फ आगे मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि भाई इनका ब्रेन क्या कर रहा होता है और बाकी गैंग्लियंस क्या कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इनका जो सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन है, एनसीईआरटी कहती है इट रिप्रेजेंट्स द ब्रेन ऑफ कॉकरोच। इट रिप्रेजेंट्स बेटा ब्रेन। कॉकरोच का जो ब्रेन होता है वो होता है सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन। तो मैम ऑब्वियस सी बात है कि ये इनका ब्रेन अलग थोड़ी होगा मैम, ये इनका अलग थोड़ी होगा, कनेक्टेड है भाई। सारी चीजें कनेक्टेड है मैम, कहीं ना कहीं ये सर्किट पूरा कंप्लीट है। जैसे बेटा ये सारी गैंग्लियन तुम्हारी नर्व कॉर्ड पे तुम्हें दिख रही है, तुम्हारी नर्व कॉर्ड तुम्हारी बेटा सब ईसोफेजियल गैंग्लियन से कनेक्टेड है, और तुम्हारी सब ईसोफेजियल गैंग्लियन और सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन भी कनेक्टेड होती है। इनके बीच में भी कनेक्शन होता है, पर वो एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है। ये जो मैं बना रही हूं ऐसे ऐसे, अब आप इसे कैसे इमेजिन कर सकते हो थोड़ा समझना। ये है तुम्हारी क्या, ये है तुम्हारी ईसोफेगस। मैं ऐसे पकड़ लेती हूँ मेरे पास, अरे मैं युगल को बुला लेती हूँ ताकि वो मेरी हेल्प कर पाए थोड़ी, ठीक है। ये है तुम्हारा क्या, युगल एक बारी फटाफट से आना, जल्दी से आना, एक बारी पकड़ना है पेन को, हाँ ठीक है। देखो यार ये युगल है, युगल थैंक यू आने के लिए, ठीक है। इसको ऐसे पकड़, जैसे ये बेटा तुम्हारी ईसोफेगस है, तुम्हारी मतलब फ्रॉग ये कॉकरोच की, यहां है बेटा उसका ब्रेन यानी कि सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन। युगल ऐसे हाथ रखना नीचे, ये है बेटा इनका सब ईसोफेजियल गैंग्लियन। और ये सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन और सब ईसोफेजियल गैंग्लियन ऐसे कनेक्टेड है बेटा। देखो यहां से ये कनेक्टिव्स और यहां से ये कनेक्टिव्स, ये ऐसे कंप्लीट एक रिंग बना रहे हैं, ये कंप्लीट एक रिंग बना रहे हैं। क्या आपको समझ में आ रही है बेटा बात? ये सब ईसोफेजियल गैंग्लियन, ये सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन, ये यहां से भी कनेक्टेड है और यहां से भी कनेक्टेड है, कंप्लीट एक रिंग बना रहे हैं। थैंक यू, यस समझ गए मेरी बात? एक रिंग बन रहा है और ये जो कनेक्टिव्स होते हैं इसे बोला जाता है सरकम ईसोफेजियल। सरकम ईसोफेजियल, ईसोफेगस को सरकम मतलब पूरा सरकमफ्रेंस कंप्लीट उसको सर्कल कर रहे हैं। एक एक शब्द का मतलब है बेटा, एक एक शब्द का, ठीक है। सरकम ईसोफेजियल गैंग्लियन, सरकम, पर ये अतिरिक्त ज्ञान है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। लास्ट बेटा 2-3 पॉइंट्स पढ़ते हैं। सरकम ईसोफेजियल कनेक्टिव्स, गैंग्लियन कनेक्टिव, ये आपके बेटा अतिरिक्त ज्ञान में आती है, तो मैं यहां पे अतिरिक्त ज्ञान लिख दे रही हूं, अतिरिक्त ज्ञान, ठीक है। यस अब समझना मैम, अगर देखा जाए ना मैम तो इनका जो ब्रेन है, कहने को तो ये ब्रेन है पर ये मैम ब्रेन जैसा कुछ काम ज्यादा खास करता नहीं है। जैसे अपना ब्रेन है बेटा, अपना ब्रेन है जो अगर बेटा काम ना करे तो बॉडी का मतलब मेन प्रोसेसिंग यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, अगर ये काम ना करे तो भैया पूरा कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो जाता है। ब्रेन गॉन तो मतलब गॉन, क्योंकि मेजर बॉडी का जो कंट्रोल होता है तुम्हारे ब्रेन से कंट्रोल्ड होता है। तो हमारा जो ब्रेन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, भले ही तुम बेटा उसमें जंग लगा दो ना पढ़ के भाई, लेकिन तुम्हारे है तो बहुत इंपॉर्टेंट वो, ठीक है। कॉकरोच का जो होता है ब्रेन, उसके पास ज्यादा चीजों का कंट्रोल नहीं है। इसका जो ब्रेन होता है ना बेटा सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन, यहां से जो नर्व्स निकलती हैं, यहां से जो नर्व्स निकलती है ना बेटा, वो बॉडी में
बॉडी को तो कंट्रोल ही नहीं कर रही होती है, एंटीना को कंट्रोल करती है, इनकी कंपाउंड आईज को कंट्रोल करती है और कुछ माउथ पार्ट्स को कंट्रोल करती है। किसको कंट्रोल करती है बेटा? एंटीना को कंट्रोल कर रही है, सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन, और माउथ पार्ट को कुछ कंट्रोल कर रही होती है और इसके कंपाउंड आईज को। इनका जो पूरा बॉडी का कंट्रोल है, रेस्ट ऑफ द बॉडी का कंट्रोल, इनका रेस्ट ऑफ द बॉडी का जो कंट्रोल है बेटा, वो रेस्ट बॉडी का कंट्रोल तो मैम इसी सारे गैंग्लियन से होता है। जो आपके ये गैंग्लियंस आपने बना रखे हैं ना मैम, थोरासिक, एब्डोमिनल, ये जो नर्व्स बेटा यहां से निकल रही है ना, ये रेस्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करती है। जिस कारण से एनसीईआरटी ने ये कहा भी हुआ है कि मेजर जो इनका नर्वस सिस्टम है वो बॉडी के वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है, वो बॉडी के वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है। और मैम ये अगर आप देखोगे तो मेजरली पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए यही सिस्टम काम कर रहा है। यानी कि अगर मैं इसकी खोपड़ी उड़ा दूं, जो आपको नहीं उड़ाना है बेटा, उड़ा के चेक करते हैं, फिर बच्चे कहते हैं मैम मेरा वाला कॉकरोच तो मर गया है, आपने क्लास में कहा था 1 हफ्ते तक जिंदा रहेगा, मेरा वाला तो मर गया है। अरे भाई ऐसा नहीं होता, ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि इतने दिन तक मैक्सिमम जिंदा रहता है। तुम एक्सपेरिमेंट मत करना। तुम अगर इसकी गर्दन उड़ा दोगे ना बेटा, इसका गर्दन अगर काट दोगे तो ये सर्वाइव कर सकता है 1 हफ्ते तक, 1 वीक तक करने की क्षमता है इसके पास। क्यों क्षमता है? क्योंकि बेटा इसके सर में जो कंट्रोल है ना वो ज्यादा नहीं है, एंटीने, कंपाउंड आईज, छोटा मोटा है ना, पर मेजर कंट्रोल जो होता है वो बॉडी के वेंट्रल साइड से होता है, रेस्ट ऑफ द गैंग्लियन से होता है, रेस्ट ऑफ द गैंग्लियन से होता है। समझ में आ गई बात? दैट्स व्हाई इवन इफ यू कट द हेड ऑफ द कॉकरोच इट कैन स्टिल सर्वाइव फॉर 1 वीक। उसके बाद तो बेटा खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, तो बेटा कब तक सर्वाइव करेगा? फिर तो इवेंचुअली मर जाएगा, है ना? समझ गए? यस एवरीवन, इस वाली बात को थोड़ा सा लिख लें। आई होप आप लोगों ने बेटा ये वाली चीज तो नोट डाउन कर ही ली है। तो हम ऐसे बेटा एक पॉइंट बना के नीचे लिखेंगे, ब्रेन जो कि सुप्राएसोफेजियल से कनेक्ट सुप्राएसोफेजियल जो रिप्रेजेंट कर रही है, इट कंट्रोल्स ओनली एंटीने, कंपाउंड आईज, comma some mouth parts, but the rest of the body is controlled by segmentally arranged ganglion, segmentally arranged ganglion present ventrally, वेंट्रल मतलब बेटा बेली वाला, पेट वाला हिस्सा, बेली। If we cut the head, it can still survive. It can still survive for 1 week. That's all. ठीक है? Very good, Fatima. Very, very nice. यार एक गर्म पानी एक बच्चा कह रहा है मैम व्हाट इफ वी कट द वेंट्रल साइड, खूनियों पापियों? ऑफ कोर्स ही बात है, अगर बाकी रेस्ट ऑफ द वेंट्रल नर्वस सिस्टम को काट दोगे तो कैसे जिंदा रहेगा बेटा? और ये भी बेटा मैक्सिमम जिंदा रहने की लिमिट है। तुम अपनी तरफ से बेचारे को बेटा तड़पाओ मत, इसको काट दे तो मैम जिंदा रहेगा क्या? मैम सिर्फ एक सेगमेंट काट देते हैं, जिंदा रहेगा क्या मैम? सारी एक्सपेरिमेंट करके तुम देख लो भाई, इतना नहीं करके देखना है बेटा।
नेक्स्ट बेटा पढ़ते हैं सेंसरी स्ट्रक्चर्स। मैक्सिमम सेंसरी स्ट्रक्चर्स के बारे में एनसीईआरटी ने कुछ नहीं दिया, सिर्फ नाम दे दिया है, एंटीना होता है, ये होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है। कंपाउंड आइज के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो उसके बारे में हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अच्छा सुनो, बेटा आज भी मेरी कंटिन्यूएशन में क्लास ही है, तो आई होप कि आप लोग इस बात को समझेंगे कि हम अगला जो क्लास लेंगे, और बेटा मुझे इस सैटरडे और तुम्हारी क्लास लेनी है, ठीक है, लेने दो मुझे ये वाली क्लास। उस क्लास में हम क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक बचेगा तो रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, एनसीईआरटी कैटलिस्ट भी करेंगे। थोड़ा सा तुम्हारे टॉपिक को बेटा, थोड़े सिलेबस को भी तो ट्रैक पे लाना था ना। आई होप तुम इस बात को समझोगे, पॉजिटिवली लोगे। एनसीईआरटी कैटलिस्ट भी करेंगे, और वो जो तपस्या सीरीज थी जिसमें हम फुल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले थे पीवाईक्यूज के साथ में, वो भी हम कोशिश करेंगे सैटरडे को करें। बाई चांस अगर हमारा बेटा सैटरडे को तपस्या सीरीज नहीं हो पाती तो वो हम अगली क्लास में करेंगे, आप उसके लिए प्रिपेयर्ड होके आना। उसमें बहुत क्वेश्चंस है, उसमें पीवाईक्यूज भी है, उसमें असर्शन रीजन भी है, फिल इन द ब्लैंक्स भी है, मैच द फॉलोइंग भी है, उसमें काफी क्वेश्चंस है। तो अगला जो सेशन लेंगे, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, एनसीईआरटी कैटलिस्ट करेंगे, और अगर समय बचेगा तो हम तपस्या सीरीज भी करेंगे, और नहीं बचा तो हम अगले क्लास में कर लेंगे। उसके बाद बेटा अगला चैप्टर तो शुरुआत से ही मैं पढ़ा रही हूं ना, तो फिर मेरी फ्लो में ही चलेगा वो, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझना। मैं देखती हूँ कमेंट सेक्शन में ना, इतना बोलने के बाद भी एक आधा सपोला, सच वाला जो सपोला होता है ना, ये वाला कोबरा वाला, कोई ना कोई बेटा वो जहर ला ही देता है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट शुरू करते हैं बच्चों, क्या नेक्स्ट शुरू करते हैं बेटा, क्या, यस हम मॉर्निंग के टाइम पे लेंगे बेटा। हर दिन पढ़ाई करनी होती है। मैं एक चीज और, हालांकि मैं ये चीज भी बार बार बोलती हूं, पर मेरा फर्ज बनता है, मैं तुम्हारी टीचर हूं, और तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे, मेरा फर्ज बनता है हर क्लास में बोलने का। बेटा आपको किसी भी एक एग्जाम के लिए तैयारी नहीं करनी होती है कि मेरा सैटरडे को एग्जाम है तो मैं संडे पढ़ लेता हूं, सॉरी संडे को एग्जाम है तो सैटरडे पढ़ लेता हूं, ठीक है। इस तरीके से प्रिपरेशन नहीं होती है। प्रिपरेशन इज अ डेली बेसिस का हार्ड वर्क। हर दिन मेहनत करनी है, हर दिन ऐसे ही पढ़ना है कि अगले दिन एग्जाम है। हर दिन जो पढ़ाया जाता है ये सोचना है कि अगले दिन पूछा जाएगा, वो बच्चा सिलेक्शन लेता है बेटा। ऐसे बच्चों का लास्ट तक बेटा, सच बता रही हूं, प्रिपरेशन बड़ी टफ हो जाती है जब आप ना लास्ट के लिए एकदम कहते हैं अब मैं तो 3 महीने पहले पढ़ूंगा। आपने वैसा बच्चा नहीं बनना है बेटा। आप ऐसे बच्चे बनो जो डेली बेसिस पे मेहनत करते हो, डेली बेसिस पे पढ़ाई करते हो, डेली बेसिस पे, एग्जाम से पहले नहीं। एग्जाम है तो मैम क्लास मत करो, एग्जाम है तो मैम ऐसे मत करो। यू डोंट बेटा बिकम लाइक दैट, है ना। वाइजर, बिकम वाइजर बेटा। जो गलतियां आपने लास्ट ईयर रिपीट की है वो गलतियां मत रिपीट करो, सिंसियर बनो बेटा। और आपको मैं बता रही हूं, जिस बच्चे को ना सिंसियरिटी का चस्का लगता है, जब आप एक बार डिसिप्लिन हो जाते हो ना, डिसिप्लिन होने में जो मजा है ना, आप वो मजा आप उसको छोड़ ही नहीं पाते हो। मैं सही बता रही हूं। आप एक बार डिसिप्लिन बन के देखो, चीजों को समय पे करके देखो, उसकी ऐसी लत लगती है ना बेटा कि आपको फिर मतलब ऐसे लोग जो डिसिप्लिन नहीं है, नॉन डिसिप्लिन लोग है, या अनडिसिप्लिन बोलते हैं, अंग्रेजी थोड़ी सी पुअर है, तो आपको ना बड़ा अजीब लगने लगता है कि ऐसे कैसे रहते हैं, ठीक है। चलो सेंसरी स्ट्रक्चर्स में बेटा आप फटाफट से इसे कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम सेंसरी स्ट्रक्चर्स में बेटा लिखते हैं कि इनके पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। तो पहले तो उनके बारे में लिखते हैं जो हमें ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करना, जिसे हमें ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करना। जैसे कि बेटा इनके पास सेंसरी स्ट्रक्चर में इनके बेटा एंटीने हैं, एंटीने जो मेम्ब्रेनस सॉकेट से निकल रहे थे बेटा, एंटीने, एंटीरे, है ना। नंबर 2 बेटा इनके पास मैंने आपको बना के बताया था ना, लेबियम, लेबियम लोअर लिप था। लोअर लिप में से बेटा वो लंबे लंबे स्ट्रक्चर निकले हुए थे जिन्हें मैंने आपको लेबल भी करवाया था, एक बार कॉपी खोल के देखो, लेबियल पैल्प्स। फिर मैंने आपको मैक्सिला जब बनवाया था, मैक्सिला, तो मैक्सिला में भी बेटा मैंने आपको मैक्सिलरी पैल्प्स लिखवाए थे कि नहीं, है ना। ये सारे सेंसरी होते हैं। इसके अलावा बेटा एनसीईआरटी ने दिया हुआ है एनल सर्काई, जो मेल फीमेल दोनों में होती हैं, ये भी सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं मैम। इसके अलावा जिस चीज को हमें डिटेल में पढ़ना है वो है बेटा इनके कंपाउंड आइज, और ये कंपाउंड आइज भी बेटा क्या होते हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर्स। कंपाउंड आइज भी क्या होते हैं बेटा, सेंसरी स्ट्रक्चर्स। यस सोनी, देखो अब देखो बेटा, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, एनसीईआरटी ने तो कह दिया है, इनके बारे में तो ज्यादा दिया भी नहीं हुआ है, सिर्फ कह दिया है सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ। जैसे बेटा एंटीने जो होते हैं, एंटीने के पास बेटा टच रिसेप्टर्स होते हैं, टच रिसेप्टर्स होते हैं, है ना।
तभी तो एनवायरमेंट को मॉनिटर कर पाता है ये अच्छे से। टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं बेटा, टेस्ट यानी कि गस्टेटरी, एंड बेटा स्मेल यानी कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स भी होते हैं। स्मेल यानी कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स भी होते हैं। तो बहुत तगड़ा काम करता है इनका एंटीना। इसीलिए तो आप यूजुअली इंसेक्ट्स में बेटा क्या देखते हो, एंटीने देखते हो, क्योंकि वो बड़े काम के होते हैं। 3 गायब हो गया क्या? 3 कहाँ गया मैम? 3 गया है बेटा पानी लेने। चलो 1 2 3। वैसे भी बेटा हाँ, तुम ये मैथ्स वाली तो तुम इतनी गलतियां पकड़ सकते हो, इससे ज्यादा बड़ी वाली मैथ्स की गलती तो मैं तुमसे उम्मीद भी नहीं करती। ये छोटी मोटी गलतियां तो बेटा तुम पकड़ ही सकते हो, ठीक है? इसमें कोई अपने आप को बहुत वो करने की जरूरत नहीं है। चलो 1 2 3। मैम 3 गायब हो गया मैम, हमारी मैथ्स बहुत अच्छी है। चलो सुनो इधर, लेबियल पैल्प्स, मैक्सिलरी पैल्प्स। लेबियल पैल्प्स और मैक्सिलरी पैल्प्स बेटा इनमें भी सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे टेस्ट एंड स्मेल। टेस्ट एंड ऑल्फैक्टरी, टेस्ट एंड ऑल्फैक्टरी मतलब बेटा स्मेल, ठीक है? इनके पास भी टेस्ट एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है? एनल सर्काई बेटा इनके पास क्या होता है? इनके पास होता है साउंड रिसेप्टर्स। और कंपाउंड आइज क्या करती हैं? विजन का काम करती है। तो इसको हम थोड़ा सा बेटा डिटेल में समझते हैं, नेक्स्ट पेज पे समझेंगे। इसे आप फटाफट से नोट कर लीजिए, जल्दी 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 बेटा। कंपाउंड आइज, जल्दी जल्दी जल्दी। विजन, चलो। इसका मतलब ये मत समझना कि मैथ्स बहुत टफ है, बायो बहुत आसान है, हाँ? तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ये ऐसा तो तब होता है जब आपसे कोई कॉन्सेप्ट पूछे, और बायो तो सच्चाई है। आगे पूरे आपको बायोलॉजी पढ़नी है भाई। भाई सोचो कितना वो व्यक्ति जो किसी की बॉडी को टच करके उसको काट पीट पा रहा है, उसको कितनी नॉलेज चाहिए होती है, वो कितना समझदार होता है, उसको सच में कितनी इंफॉर्मेशन होती है, और कितनी करेज होती है, कितना वो ब्रेव होता है, और कितना वो समझदार होता है कि वो ये सारी चीजें कर पाता है, और कितनी उसने अच्छी। तो बायोलॉजी इज वास्ट, इंटरेस्टिंग एंड इट्स टफ। ऐसा नहीं है कि हर कोई बेटा, तो अपने आप को कभी वैसा फील मत करो, मैं मजाक में मैंने बोल दिया, बट इट इज टफ। हर किसी के बस की बात नहीं है बेटा ये चीज करना, और कुछ खास लोग होते हैं जिनको जीवन में ये करने का मौका मिलता है, क्योंकि ये खास सब्जेक्ट भी है और बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है? शायद तुम भी फ्यूचर में ये चीज कर रहे होगे, तो अपने आप को ऐसे मत लिया करो, वो तो मजाक मजाक में बोल देती हूं मैं। चलो आगे करें। कंपाउंड आइज, कंपाउंड आइज को बेटा जरा कॉकरोच के जरा देखो। वैसे तो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, तुमने वो मक्खी मूवी देखी है, मक्खी? इसको बेटा जरा बनाते हैं। ये कॉकरोच का सर बनाया है मैंने, ठीक है? और ये इसकी बेटा कंपाउंड आइज बनाई है मैंने। ज्यादा बड़ी बना दी क्या कंपाउंड आई एक? हाँ ठीक है, ये इसकी कंपाउंड आई है। मैं थोड़ा और ट्रायंगल को ना अच्छा बनाती हूँ, रुको यार। बनाना है बेटा, बनाना है। इससे पहले तुम मुझसे पूछो कि बनाना है क्या मैम। ये बनाया इसकी आई, डॉर्सोलेटरल पोजीशन पे है, डॉर्सोलेटरल पोजीशन पे है। जरा बेटा इसकी कंपाउंड आइज का डिस्कशन करते हैं। विजन के काम में आ रही है, क्योंकि इनकी जो सिंपल आई होती है बेटा वो तो वेस्टिजियल है, वो तो किसी काम की नहीं है। अब मैम इनकी जो कंपाउंड आइज होती है, हर एक कंपाउंड आइज को अगर आप जूम करके देखोगे, एक तो डॉर्सोलेटरल पोजीशन है, और हर एक कंपाउंड आइज को बेटा जब आप जूम करके देखोगे तो कुछ हेक्सागन टाइप के स्ट्रक्चर्स दिख रहे होते हैं, हेक्सागनल स्ट्रक्चर्स दिख रहे होते हैं बेटा, जिन्हें बोला जाता है ओमैटिडिया या ओमैटिडियम। ओमैटिडियम सिंगुलर या ओमैटिडिया एक ही बात है, सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस है। Each compound eye has बेटा such a hexagonal structures. These hexagonal, मैं एक ही आंख का बना रही हूं बेटा, एक आंख का बनाने में ही मेरे को मौत आ रही है। 2 आंख का तो मैं बना ही नहीं पाऊंगी बेटा, बहुत टाइम लग जाएगा, किसी मतलब का नहीं है, ठीक है? ईच मेरे को बना लेने दो बेटा पहले। एक तो मैं कोई टास्क लेती हूँ ना तो ऐसा लगता है उसको कंप्लीट कर दूं, जल्दी 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 बना देते हैं। बन गया बन गया बन गया, ठीक है? चलो क्या कहा मैंने? ईच कंपाउंड आई,
हर एक बेटा ध्यान देना, ईच कंपाउंड आई हैज, ईच हैज, वापस से लिखने की जरूरत नहीं है, ईच हैज 2000 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स तुम्हें नजर आ रहे हैं बेटा, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स। और इन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स को मैम क्या बोल रहे हैं, ओमैटिडिया। और बेटा इसीलिए तो इनकी आइज कंपाउंड आइज है, इसीलिए तो इनकी आइज कंपाउंड आइज है, क्योंकि इतने सारे इनके पास मल्टीपल स्ट्रक्चर्स होते हैं। इंडिविजुअल बेटा इनका यूज करके वो एक सर्टेन बॉडी के पार्ट को देख पाते हैं, फिर दूसरे का यूज करके दूसरे बॉडी पार्ट को, फिर तीसरे। तो ये कंप्लीट इमेज नहीं देखते हैं जैसे हम देखते हैं कंप्लीट इमेज, हमारी तो सिंगल यूनिट है भाई। कॉकरोच की ऐसी सिंगल यूनिट होती तो भाई मजा आ जाता, पर कॉकरोच की ऐसी नहीं है। ईच कंपाउंड आइज, और कंपाउंड आइज की लोकेशन अगर तुम देखोगे, पोजीशन डॉर्सोलेटरल। पोजीशन क्या है मैम, डॉर्सोलेटरल। ठीक है, ये बात मैम समझ में आ गई। मैम डॉर्सोलेटरल ओमैटिडिया की मदद से ये कैसी विजन, इनका विजन के लिए बेटा एनसीईआरटी में एक चीज कही हुई है कि इनका जो विजन है ना मैम, वो विजन होता है इनका मोजाइक विजन। मोजाइक टाइल्स भी होती हैं। मोजाइक का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े करके किसी भी चीज को देखना, टुकड़ों में। हम किसी इमेज को देखते हैं, मेरे सामने कोई इंसान खड़ा है तो मैं कंप्लीट इमेज देख पा रही हूं, जहां मैं देख रही हूं उस चीज को मैं कंप्लीट देख पा रही हूं। कॉकरोच क्या करेगा ना बेटा, एक ओमैटिडिया से एक पार्ट, दूसरे ओमैटिडिया से दूसरा पार्ट, तीसरे ओमैटिडिया से तीसरा पार्ट, टुकड़े टुकड़े करके बिट्स एंड पीसेस में, बिट्स एंड पीसेस में ये इमेज को देखता है। और ऐसे टुकड़े टुकड़े करके फिर वो जो एक इमेज बना रहे हैं ना बेटा, ऐसी विजन के लिए यूज किया जाता है वर्ड मोजाइक विजन। क्या बोला मैंने मोजाइक विजन का मतलब, इमेज जो होती है बेटा, इमेज इज सीन एज, इमेज इज सीन इन बिट्स, बिट्स एंड पीसेस। टुकड़े टुकड़े करके बेटा वो इमेज को देखता है बिट्स एंड पीसेस में, और ऐसी इमेज को बोला जाता है बेटा मोजाइक विजन। क्या बोलते हैं, मोजाइक विजन। मैम एक और सवाल इससे जो बहुत तगड़ा बन सकता है, बिल्कुल एनसीईआरटी वाली लाइन से, वो ये है कि ऐसी जो विजन होती है उनकी सेंसिटिविटी बड़ी तगड़ी है। सेंसिटिविटी जो होती है वेरी गुड, दे आर वेरी सेंसिटिव बेसिकली। पर मैम इनका जो रेजोल्यूशन होता है वो होता है पुअर। क्या मतलब है मैम रेजोल्यूशन का, क्या मतलब है यहां सेंसिटिविटी का, क्या मतलब है सेंसिटिविटी का, क्या मतलब है रेजोल्यूशन का। सेंसिटिविटी मतलब बेटा देखो ना, ये रात में देख पा रहे हैं, ये रात में देख पा रहे हैं भाई, इतनी पुअर लाइट में भी देख पा रहे हैं, तो ये काफी सेंसिटिव है भाई। सेंसिटिविटी मस्त है क्योंकि अंधेरे में भी देख पा रहे हैं, नॉक्टर्नल एनिमल्स है, नॉक्टर्नल विजन भी तो है इनकी, तो सेंसिटिव है भाई, कम लाइट में भी काम कर रहा है इनका सिस्टम। लेकिन रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि क्लैरिटी, जो दो ऑब्जेक्ट अगर रखे हो तो उनके बीच में क्लैरिटी, वो क्लैरिटी इनके पास उतनी तगड़ी नहीं है। क्लैरिटी देखो 144p, क्लैरिटी जो होती है वो क्लियर जो दिखती है इमेज, दो चीजों के बीच में डिफरेंशिएशन कर पाना कि ये दो अलग अलग चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिफरेंशिएशन कर पाना वो उतना अच्छा नहीं है। रेजोल्यूशन यानी कि क्लैरिटी जो होती है वो पुअर है, क्लैरिटी जो होती है पुअर है, बट सेंसिटिविटी जो है तगड़ी है। एक बार एनसीईआरटी से रीड कर ले बच्चों, एनसीईआरटी से रीड करके आज का हमारा टारगेट पहली बार बेटा पूरा खत्म हुआ है, ठीक है। डन 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 डन। तो क्या आप लोग बेटा तैयार हैं एनसीईआरटी को अपनी मुट्ठी में करने के लिए? यस एवरीबॉडी, करे बेटा एनसीईआरटी की रीडिंग, फिर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगली क्लास में पढ़ेंगे, दैट इज द लास्ट सिस्टम ऑफ कॉकरोच। चलिए जी, करे एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग। चलिए देखिए, अरे भाई कहां गया, डिलीट तो नहीं कर दिया है मैंने, ये रहा देखो। The nervous system of the cockroach consists of series of fused segmentally arranged ganglion joined by paired longitudinal connectives on the ventral side. Fused क्यों होते पता है बेटा, गैंग्लियंस ना
ऐसे ये सिंगल तुम्हें दिख तो रहा है, बट ये ऐसे दो गैंग्लियन से फ्यूज करके बना होता है सिंगल बेटा। फ्यूज गैंग्लियन का मतलब ये है, जैसे सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन है ना बेटा, वो भी फ्यूज्ड, 3 गैंग्लियंस मिलके बेटा एक सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन बनाते हैं, बट है एक। तो ये जितने भी आपको सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लियन दिख रहे हैं ऑन द वेंट्रल साइड, जो पेयर्ड बेटा आपके लॉन्गिट्यूडनल यानी कि आपके नर्व कॉर्ड से कनेक्टेड हैं, वो वेंट्रल साइड पे वो पेयर्ड फ्यूज सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लियन है आपके। 3 गैंग्लियन होते हैं बेटा थोरैक्स में, और देखो 3 ही है, 3 पेयर नहीं लिखा हुआ है, 3, ठीक है, 3 इन द थोरैक्स, 6 इन द एब्डोमेन, ऐसे फ्यूज्ड दिखते हैं, 2 से मिलके लेकिन बनाया एक, ठीक है। द नर्वस सिस्टम ऑफ द कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में फैले हुए हैं, तो पूरे बॉडी में फैला भी हुआ है बेटा। The head holds a bit of nervous system while the rest is situated along the ventral or belly side of the body. हेड के पास बहुत कम है नर्वस सिस्टम का हिस्सा, पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो बेली रीजन में फैला हुआ है। So now you understand that if you cut the head of the cockroach, it will still survive या live for as long as 1 week. तो अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर मैम आप इसका सर काट भी दो, क्योंकि मैक्सिमम तो इनके वेंट्रल साइड पे है, तो ये 1 सप्ताह तक फिर भी सरवाइव कर सकता है, ठीक है। In the head region, the brain is represented by supraesophageal ganglion, which supplies nerves to antennae and compound eyes and some mouth parts also बेटा, ठीक है। सुप्राएसोफेजियल गैंग्लियन इसोफेगस के ऊपर है, ब्रेन ऑफ द कॉकरोच, और ये बहुत कम बॉडी पार्ट्स को हेड रीजन तक लिमिटेड है, ठीक है। इन कॉकरोच द सेंस ऑर्गन्स आर एंटीने, आईज, मैक्सिलरी पैल्प, लेबियल पैल्प्स, एनल सर्काई एक्सेट्रा। जैसे कि मैंने बोला कि ये स्ट्रक्चर किसके लिए सेंसिटिव होते हैं वो एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है, सिर्फ कंपाउंड आईज को डिस्क्राइब किया है। कंपाउंड आईज आर सिचुएटेड एट द डोर्सल सरफेस ऑफ द हेड, डोर्सल साइड पे है, डोर्सोलेटरल है। Each eye consists of beta 2000 hexagonal omatidia, omatidia plural, omatidium singular. With the help of several omatidia, a cockroach can receive several images of an object. एक ही ऑब्जेक्ट की छोटी छोटी टुकड़े 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 करके मल्टीपल इमेज वो ओमाटिडिया की मदद से वो करता है, कैप्चर करता है। एंड दिस काइंड ऑफ विजन इज नोन एज मोजाइक विजन, with more sensitivity but less resolution, being common during the night, hence they have a nocturnal vision. रात को देखते हैं, रात वाले एनिमल्स है, तो बेटा वो हो गया ना, नॉक्टर्नल विजन हो गया, दैट्स ऑल। आप एक बारी ये फील किया करो, हम एनसीईआरटी को साथ लेते लेते चल रहे हैं, एनसीईआरटी को क्लास में रीड कराने में, देखो आपके जो लेक्चर प्लानर होते हैं उसमें लेक्चर प्लानर में ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ कि ये टाइम नहीं दिया होता कि एनसीईआरटी को रीड कराने का अलग से टाइम दो, पर इसमें समय लगता है, वक्त लगता है, भले ही बेटा 10 मिनट लग रहा है, 15 मिनट लग रहा है, पर वो टाइम लेता है, बट इट्स ओके। वो टाइम आपको देना जरूरी है, क्योंकि बेटा मैंने अपनी क्लासेस में ये फील किया है कि जब आप एनसीईआरटी को रीड कराते हो 2-3 चीजें होती है। पहली क्लास में जो मैंने आपको बताया था, एक तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं। दूसरा बेटा, अगर बाई चांस कोई चीज छूट भी जाती है, क्योंकि वर्ड टू वर्ड बेटा कोई रटा रटाया थोड़ी है कि वर्ड टू वर्ड छपा दे, कोई चीज छूट भी जाती है तो हम एनसीईआरटी से रीड कर लेंगे, और मेरे साथ में आप अगर पढ़ लोगे तो एटलीस्ट मुझे ये तसल्ली रहेगी कि भैया बच्चे ने एक बार तो मेरे साथ पढ़ लिया है। और आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए भी बेटा एनसीईआरटी रीड करना बड़ा बड़ा यूजफुल है, ठीक है। तो इसी बात के साथ में बेटा करते हैं आज के सेशन की समाप्ति। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा एज यूजुअल, ठीक है। बायो की इज्जत कीजिए और पढ़ाई कीजिए अच्छे से, ठीक है। आपको बहुत सारी बायोलॉजी आगे पढ़नी है जीवन में, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको ये पढ़ने का मौका और सौभाग्य जरूर जरूर प्राप्त हो। गाना सुना दीजिए मैम, चलिए सुना देते हैं, ठीक है। मेरे तुम्हारे ख्वाब वो सारे देखे थे जो सच होंगे यही, तुमने कहा था ना 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 ना, भूल ही गई यार गाना, आएगा पल ये फिर ना कभी, लिरिक्स भूल गई हूँ बेटा। मैं खुदा से तेरे सिवा कुछ और न मांगूंगी, कभी तुम्हें याद मेरी आए, पलकों से जुल्फ हटा लेना, साफ दिखूंगी मैं तुमको वही,
जो ना देखूं तो सजा देना, तुम अगर मनाओगे तो मान जाओगी। और ये अगली लाइन तो तुम्हारे बैच के कई बच्चों के लिए वैलिड है, क्योंकि मैं तेरे बुलाने पे लौट आऊंगी, हर सफर में साथ तेरा मैं यूं ही निभाऊंगी। ला 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 ला, बाय बाय टाटा। कमेंट करके जरूर बताना बेटा, हाउ डिड यू एंजॉय द लेक्चर। हम मिलते हैं बेटा सैटरडे, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, बाय बाय।